नवशिखर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम इंक्लूसिव सोसाइटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं एंड वी आर केटरिंग सो मेनी disabilities, so various kind of disabilities in the regular classroom. Related to this is our today's topic, that is management of children with learning disability in regular classroom setup. And to discuss this, we have Dr. Bharti, who is Assistant Professor in DEGSN, NCERT. Welcome, ma'am. थैंक यू। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो है Rehab Council, that is REHABCOUNCIL.nic.in। आप अपने सजेशंस या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसा कि नाम में भी है, लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और समस्याएं। अब लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती हैं बच्चों में जो हमें लगता है कि बच्चा शायद जानबूझ के कर रहा है। बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चा थोड़ा सा अपना ध्यान दे, थोड़ा सा केयरलेस नहीं करे, थोड़ा और केयरफुल हो जाए, अटेंटिव हो जाए तो शायद वो और अच्छा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम विच रिमेन्स हिडन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज उसके कोई अपेरेंट सिम्टम्स ऐसे अलग से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में होता है, आप देख करके आप बता सकते हो, टेस्टिंग से आपको पता लग जाता है कि नहीं बच्चे में प्रॉब्लम है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो देखते हैं, चलिए पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में कि कौन है ये बच्चे जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये लर्निंग डिसेबल्ड हैं। दीज आर द चिल्ड्रन जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज या अबव एवरेज होती है, पर इनकी जो समस्याएं हैं वो रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, अरिथमेटिक या लैंग्वेज स्किल्स में होती हैं। और ये समस्याएं इसके बावजूद होती हैं कि इनको हम प्रॉपर एकेडमिक एक्सपोजर दे रहे हैं और घर में भी एक हेल्दी या सपोर्टिव लर्निंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम इनको दे रहे हैं। अब लर्निंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम घर में भी दे रहे हैं और स्कूल में भी प्रॉपर इंटरवेंशन मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये बच्चे बिल्कुल सही से बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तुलना में ठीक से लिख नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं कई बार, और इनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी थोड़ा सा कम होता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। एक हमारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जॉन एम हार्वेल, उन्होंने डिफ़ाइन किया है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को। ये बच्चे ऐसे हैं जिनकी विजुअल, जिनकी साइट बिल्कुल प्रॉपर है, जो बिल्कुल सही से देख पाते हैं, जो बिल्कुल सही सुन पाते हैं, और इनका जो इंटेलिजेंस है जिसको हम बोलते हैं IQ या बुद्धिमत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो भी इनकी बिल्कुल बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं, जो नॉन लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, बिल्कुल उनके जैसी ही होती है। लेकिन इनकी जो एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो लैक ऑफ एक्सपोजर और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से नहीं होती हैं, कुछ इनहेरेंट सी प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें। और ये बच्चे जो इन्फॉर्मेशन का यूज़, जैसे बाकी बच्चे टीचर्स की बात सुन करके समझ लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, ये बच्चे वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका कुछ प्रॉब्लम होता है। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, लैंग्वेज को सुन करके या पढ़ करके समझा जाता है, या कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या कुछ प्रॉब्लम इनका अटेंशन में भी होता है। सो दीज आर द चिल्ड्रन हु आर नोन एज लर्निंग डिसेबल्ड। यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्याएं इन बच्चों के साथ देखी जाती हैं वो दृष्टि दोष की वजह से नहीं है, श्रवण विकार की वजह से नहीं है, या बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं है, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से नहीं है। होम एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव है इनका, टीचर्स भी एफर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है कि और ये हमें हमारे अपने दूसरे सहपाठियों की साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ हमें दिखाई देते हैं, थोड़ा सा उनसे शिक्षण में या अधिगम में पिछड़े हुए हमें समझ में आते हैं। सब हाँ मैम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग ऑन कल्चरल प्रॉब्लम्स और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए,
तो उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या कहाँ से उसको देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो हिंडर कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जब हम कल्चरल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस की, ट्रेडिशंस की. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट तो है नहीं. वो अपने परिवार से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से, पीयर्स से बहुत कुछ सीख करके आता है. तो अगर आप बच्चे से पूछें कि हो सकता है जैसे आप यहाँ उत्तर भारत में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा महाराष्ट्र से आया हो तो उसकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसके अपनी लैंग्वेज है. अब उन प्रैक्टिसेस को और लैंग्वेज को हमें स्कूल के करिकुलम से जोड़ना बहुत ज़रूरी है. जहाँ हम वो जोड़ पाते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है और कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखाई देती हैं. तो एक चीज़ का तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम देखें कि हाँ बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें सिंपल ये नहीं कहना है कि हाँ ये बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है. क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि कहीं ये प्रॉब्लम्स उसके बैकग्राउंड की वजह से तो नहीं है, कहीं लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से तो नहीं है, या कई बार होता है बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लैक बोर्ड सही से दिख नहीं रहा होता है, या उसके सुनने में तकलीफ होती है जो ना तो टीचर्स को पता होता है और शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता होता. तो हमें पहले ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर सोचना चाहिए कि शायद बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, जब वहाँ पे हम करेक्शंस देख पाते हैं. और लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है वो सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल किर्क ने 1963 में कहा कि कुछ इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं. और 1970 में एंडरसन ने इन्हें कहा कि ये हिडन हैंडीकैप्स हैं जो छुपी हुई हैं. और बहुत सारी दूसरी टर्म्स भी हैं जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं. जैसे कह देते हैं इनको हम कि ऐसे बच्चे जिनमें डिस्लेक्सिया है, या ये कुछ मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन वाले बच्चे हैं, या इनमें कुछ रीडिंग रिटार्डेशन है, या ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज है, न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप है, क्लमजी चाइल्ड सिंड्रोम भी हम कहते हैं इनको. या कई बार हम कहते हैं ये बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जा ही नहीं रहे हैं. या एज ए टीचर हम कई बार ये भी सुनने में आता है हमें कि आपका बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, नालायक है. ये जो लेबल्स हैं, तो जितने टीचर्स, जितने एजुकेशनिस्ट, सब ने अपने अपने सहूलियत से कुछ लेबलिंग की, लेकिन प्रॉपर टर्म अगर हम कहें तो वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़. स्टैंडर्डाइज टर्म की स्टैंडर्डाइज टर्म है जो जहाँ पे मैम यहाँ पे भी जैसे दिखाई दे रहा है कि डिसलेक्सिया और मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन, तो इनको किस किस कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इनकी कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की टाइप से पहले ये मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन को हम समझ लें. मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन बेसिकली जैसा नाम में भी है, ब्रेन का डिसफंक्शन, मे बी कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, मे बी लॉजिकल थिंकिंग में, या मे बी कुछ नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है. तो वहाँ पर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि द प्रॉब्लम इज अराइजिंग ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन. एंड मिनिमम इज बिकॉज देर इज, वी आर नॉट हेयर लुकिंग एट अ मेजर डैमेज टू द ब्रेन फंक्शनिंग, बिकॉज अगर मेजर डैमेज होगा तो चाइल्ड माइट हैव अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक मेंटल रिटार्डेशंस. Before moving ahead, let's read this. It's a beautiful quote. Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter, they don't mind at all. So we just need to be ourselves. Now, as you were talking about types of learning disabilities, there are various types of learning disabilities. The very first is dyslexia. Dyslexia is that type of learning disabilities where the child is having problem in the verbal aspect of the language. The child is not able to comprehend the verbal instructions. The child may have problem in reading out, in verbally expressing himself or herself. तो उस तरह की जो भी समस्याएं हैं जहाँ बच्चे को भाषा के मौखिक रूप को समझने में परेशानी होती है या लिखे हुए को पढ़ने में परेशानी होती है, वहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चे में डिसलेक्सिया है. देन सेकेंड टाइप है डिसग्राफिया. अब ग्राफिया जैसे नाम में भी है तो याद करने में भी आसान है कि ये लिखने से संबंधित है. यहाँ बच्चे की समस्याएं मुख्यतः लिखित, भाषा के लिखित रूप में होती हैं. भाषा हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तो कहीं पे भी कुछ चीज़ लिखित रूप में है तो वहाँ उसको समझने में ये प्रॉब्लम होती है. तीसरा है डिसकैल्कुलिया, मैथमेटिक्स, गणित से संबंधित समस्याएं जहाँ होती हैं. या अटेंशन, ADHD को हम कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है एक जगह बैठने में और कंसंट्रेट करने में, तो टीचर को लगता है बहुत नॉटी बच्चा है, बहुत शरारती है, एक जगह पे टिक नहीं सकता है, इधर से उधर उसको कूदना होता है बिल्कुल. अब टीचर को ये समझ में नहीं आता कि ये बच्चे के अपने बस में नहीं है.
उसमें ही द चाइल्ड नीड्स टू गेट अप, अदरवाइज उसको रहेगा कुछ प्रॉब्लम, वो अटेंशन वो दे ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के बच्चों को टीचर्स को लगता है, और हर क्लास में हम पाते हैं कई बच्चे होते ही हैं ऐसे जिनको टीचर कहती हैं कि नहीं ये बहुत शरारती हैं, इनको एक जगह टिका करके बिठाना बहुत मुश्किल है। तो ये वो बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है ADD। अच्छा, अटेंशन, इनको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे। इनको पहचानना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अभी ये अटेंशन तो नहीं दे रहे हैं क्लास में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हाइपर एक्टिव भी नहीं है। अब हाइपर एक्टिव नहीं होने से क्या होता है कि आप पढ़ा रहे हो, चाहे इनका ध्यान है नहीं है क्लास में, ये हर सही जगह पे अपना सिर हिलाएंगे। हाँ, तो ना टीचर को पता ही नहीं लगता कि वो बच्चा क्लास में है कि नहीं है, वो डे ड्रीम कर रहा है कि उसका ब्रेन कहीं और है और वो फिजिकली प्रेजेंट है क्लास में। तो इन बच्चों को पहचानना तो और भी डिफ़िकल्ट होता है। सो कुछ ये बेसिक टाइप्स हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, जिसमें डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ADHD है और एड है। मैम, जब हम बात कर रहे थे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पहचानना बहुत मुश्किल होता है मेजर स्टेज पे भी, जब हम माइनरली भी जब हम बच्चों की बात करते हैं, उनमें जनरली इस प्रॉब्लम्स को ऐसे बोला जाता है कि शायद बच्चा नालायक है या पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है। तो जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ फैक्टर्स को हम और रिड्यूस करके देखते हैं, तो उसके लिए रिडक्शन में भी क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम मतलब ध्यान में रखें तो बहुत इजी भी है हमारे लिए ध्यान में रखना, टीचर्स के लिए भी ध्यान में रखना, और उसको बहुत आसानी से एप्लीकेबल टर्म्स में भी वो ला सकते हैं और आगे फिर और उसका जो असेसमेंट है उसको और के लिए प्योरीफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे टीचर्स के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगता है कि बच्चे में कुछ पढ़ने लिखने से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा भाषा को मौखिक रूप में, लिखित रूप में, या गणित में कुछ समस्याएं हैं, या ध्यान देने में समस्याएं हैं, तो जब आप रेफ़र करते हो कि हाँ इस बच्चे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो उससे पहले टीचर्स को कुछ इंटरवेंशन अपनी तरफ से करके देखना है कि अच्छा ठीक है, बाकी अगर मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं और ये इस बच्चे को समस्या आ रही है, तो शायद मैं अपना पढ़ाने का तरीका बदल के देखूँ थोड़ा सा, उससे हो सकता है इस बच्चे की समस्या दूर हो जाए। थोड़ा बच्चे से बातचीत करके देखिए, या एक बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को जस्ट इंडिकेट करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बच्चे को ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बच्चा बाकी बच्चों की तुलना में कैसे काम कर रहा है। अगर बाकी बच्चे 10 मिनट में 2 प्रश्न आपके हल कर लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये बच्चा आधा प्रश्न भी हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और अगर आधा भी उसने हल किया तो वो उसका कितने प्रतिशत उसका हल वो ठीक है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस टीचर्स को पहले रखनी पड़ेंगी अगर वो लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं तो, या कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कहीं लर्निंग डिसेबल्ड है कि नहीं है। और जब एक बार आपने इंटरवेंशन कर दिया, आपके इंटरवेंशन का मतलब आपने कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई में सुधार किया बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, उसके बावजूद भी बच्चा आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मेरा ये सुझाव है टीचर्स के लिए स्पेशली और स्कूल्स के लिए भी कि आप कम से कम 1 हफ्ते तक बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए और एक ऑब्जर्वेशन डायरी बनाइए कि आज हमने इतने टाइम में बाकी बच्चों ने इतना काम किया, इस बच्चे ने इतना काम किया। और मीनवाइल बच्चे से 1 to 1 बात करने की कोशिश कीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण हो सकता है उसका। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा इमोशनल प्रेशर में हो, ऐसा तो नहीं बच्चा अनकंफर्टेबल हो क्लासरूम सिटिंग से, ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कोई उसका पीयर परेशान कर रहा हो, कोई सहपाठी उसको तंग कर रहा हो। कई बार बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी क्लासेस में शायद बच्चे बहुत ज़्यादा खुलते भी नहीं हैं टीचर्स से, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बाकी सारे बच्चों के पास पेंसिल है, इसके पास पेंसिल नहीं है, तो बच्चा ऑब्वियसली धीरे काम करेगा जब तक उसको पेंसिल मिलेगी, या उसके पास शार्पनर नहीं है तो जब तक वो पेंसिल शार्प नहीं कर लेगा प्रॉपर वो काम शुरू नहीं करेगा। तो ये बहुत सिंपल से फैक्टर्स हैं, अगर वहाँ पर भी हम ध्यान दे दें। जैसे कई बार ये भी पाया गया है कि एक आदत होती है हम सारे टीचर्स की, यूजुअली क्लास में गए, अच्छा आज हम ये काम करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन दे दी, बिना ये सोचे कि क्या सारे बच्चों ने पहली इंस्ट्रक्शन फॉलो की कि नहीं की। और यूजुअली ये होता है कि जिस बच्चे की को समस्या है वो यूजुअली टीचर्स की सारी इंस्ट्रक्शंस को इमीडिएटली बाकी बच्चों के साथ फॉलो भी नहीं करते, उनका ध्यान कहीं और बटा होता है। अच्छा कहीं मैं पहले फ्रेंड से बात कर लूँ, मैं पानी पी लूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एज ए टीचर भी आपको क्लासरूम मैनेजमेंट की अपनी जो टेक्निक्स हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करके देखिए, आधी समस्याएं हमारी वहीं ख़त्म हो जाती हैं।
बेसिक्स टिप्स को अगर हम Basic tips यूज़ को कर अगर हम लें, use कर जैसे लें। अटेंशन सारे बच्चों की ग्रैब करना बिफोर यू स्टार्ट एनी वर्क, या फिर जैसे आप कह रहे थे कि उससे रेगुलरली बात करते रहना कि अगर वो आपने देखा कि वो 2 दिन 4 दिन बहुत टाइम से पीछे छूट रहा है, होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या चीज़ उससे डिस्टर्ब कर रही है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, और हो सकता है बिल्कुल ही इमर्ज ही बिल्कुल ना ही, हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये पाया है कि हम बच्चे को प्रोफेशनल असेसमेंट के लिए भेज तो देते हैं प्रोफेशनल काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास, पर लगता है समस्या बच्चे में कहीं नहीं होती है, वो समस्या कहीं ना कहीं क्लास एनवायरनमेंट में ही होती है। और वैसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रेवलेंस बहुत कम है, ऐसा नहीं कि आपको हर क्लास में 1 या 2 बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड मिलेंगे। मे बी इन अ स्कूल यू मे फाइंड 3 to 4 चिल्ड्रन, बट दैट्स अ वेरी लो प्रेवलेंस वी कैन से। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए डिसलेक्सिया को डिटेल में, व्हाट डिसलेक्सिया इज। जैसा बात हो भी रही थी, most people with dyslexia have been found to have problems with identifying separate speech sounds within a word and or learning how letters represent these sounds. जब हम कह रहे हैं कि separate speech sounds within a word, so for example let's take the word dyslexia itself. Dyslexia, how many speech sounds are there? Around 4. Okay, so अब होता क्या है, डिसलेक्सिक जो बच्चा है उसको यही समझ में नहीं आता, जब हम डी की बात कर रहे हैं, द लेटर डी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका वर्बली ड बोलेंगे हम उसे, वो उसमें वो कनेक्शन नहीं कर पाता है, लेटर साउंड एसोसिएशन होता ही नहीं है उन बच्चों का। तो फोनिक्स पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये डिसलेक्सिया में, और दूसरा ये बच्चे जो देख रहे हैं उसको भी इंटरप्रेट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है इनका। जिस तरह से आप और मैं इंफॉर्मेशन को सुन करके देख करके समझ लेते हैं, वहाँ पे इन बच्चों को समस्या आती है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। देन कई बार होता है कि हम लेटर्स को, जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमें बिल्कुल सीधे सीधे दिख गया कि हाँ ये है, इन बच्चों को वो लेटर्स रिवर्स दिखते हैं, या कई बार लगता है कि लेटर्स में मूवमेंट हो रही है। आपको याद होगा तारे ज़मीन पर ईशान को ऐसे ही लेटर्स दिखते थे, उसके तो सारे लेटर्स मूव ही कर रहे थे या डांस ही कर रहे होते थे। सो दैट इज़ नॉट अ, आई कैन नॉट से दैट इज़ वेरी इमेजिनरी काइंड ऑफ अ थिंग, वो एक बहुत रियलिस्टिक डिपिक्शन था विथ ऑल इट्स एडिशंस ऑफ जो भी हमारा फिल्मिंग प्रोसेस होता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत रियलिस्टिक थी। एंड तारे ज़मीन पर ने बहुत अच्छा काम भी किया अवेयरनेस जनरेशन का अमंग द मासेस। डिसलेक्सिक बच्चों को लेटर्स या तो बैकवर्ड भी दिखते हैं, अपसाइड डाउन भी दिखते हैं, मूविंग भी दिखते हैं, डांसिंग और रिवर्स भी दिखते हैं। तो जो लेटर साउंड एसोसिएशन की बात हो रही थी वो उनका बहुत एक वीक होता है, तो पढ़ने में समस्या है और सुनकर के समझने में भी समस्या है, और कई बार देख करके समझने में भी इनको समस्या आती है। पर हम ये नहीं कह सकते कि उनकी इंटेलिजेंस कम है या वो पीयर से किसी भी उसमें कम है। समटाइम्स ऑन द कॉन्ट्रेरी ये पाया गया है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या पर्सन्स होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं इन सम अदर एरियाज। अब जो डिसलेक्सिया है वो हमारा जो स्कूल में जाने वाला बच्चा है उसको कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि डिसलेक्सिया बच्चे को अफेक्ट करता है, तो मैं ये कहूँगी कि डिसलेक्सिया हम बच्चे को फोकस में तो रख रहे हैं, पर खाली ये बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है, ये अफेक्ट करता है उसके पीयर्स को भी, उसके पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट करता है। जैसे अब नॉर्मल भी अगर हमारे पास कोई बीमारी हो, कोई सिचुएशन हो, तो वो आपको अलग तरह से अफेक्ट करेगी और मुझे अलग तरह से अफेक्ट करेगी। बिल्कुल उसी तरह से जो डिसलेक्सिया है, ये जो कंडीशन है, ये इसका अफेक्ट बच्चे और बच्चे में वेरी करता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। कई बार होता है कि अर्ली स्टेजेस पे जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा इंटरवेंशन से, रिपीटिशन से और कुछ इफ़ेक्टिव मेथड से पेरेंट और टीचर्स और बच्चे के कोलैबोरेटिव एफर्ट अलॉन्ग विद रिसोर्स टीचर्स के टिप्स से इनिशियल लेवल पे कुछ सीख जाते हैं, बट दे मे हैव प्रॉब्लम इन द लेटर स्टेजेस एंड दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड द इफेक्ट मस्ट बी कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर।
Some dyslexics may learn to master early reading with support, but later on they may struggle with comprehending textbook material, grammar, essays, etc. And these telltale sign of dyslexia is, I'll say, difficulty in self-expression as well as comprehending what others means when they speak. मतलब अगर आप बच्चे को बोलो कि आप अपने बारे में 10 लाइनें बोलो, तो जहाँ उसके पीयर्स में भी घंटा 2 घंटा अपने बारे में बोल सकते हैं, वहाँ अगर बच्चे में डिसलेक्सिया है तो वो मुश्किल से 3-4 लाइनें बोलने में भी उसको परेशानी होगी, बिकॉज उसका एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को समझ बोल करके वर्बल एस्पेक्ट तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि उसको कोलैबोरेट करके एक जगह पे किसी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, उस बच्चे के लिए। मैम एक टर्म और सुनी गई है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली वही है जहाँ पे हम कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये। फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया भी आप कह सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसके साथ एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी मेजरली रिलेटेड विथ नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ योर अकेडमिया। एंड व्हेन वी से नॉन वर्बल, दैट मीन्स जहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ रहा है, ना आपको बोला हुआ सुनने की आवश्यकता है, तो बेसिकली जहाँ पे लिखने, जो लिखित रूप है, जैसे हम डिस्ग्राफिया की बात कर रहे थे, वहाँ पर उस तरह की चीज़ें आती हैं। मैम अगर नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी की ही बात करें तो जैसे आपने बोला कि नॉन वर्बल जो एस्पेक्ट हैं वो हैम्पर्ड होते हैं, तो जितने भी हमारे वर्बल के साथ भी जुड़े हुए नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे? जैसे एक्सप्रेशंस की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो उनका वो क्या उसको अफेक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हैं, विच इज़ डायनेमिक। ये स्टैटिक तो है नहीं, और ये हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में हम इनको बांट भी नहीं सकते कि ठीक है अगर वर्बल एस्पेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपका उस पर रिटर्न एस्पेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं, जब जैसे मैंने ही बच्चे का एग्जांपल लिया कि आप अपने बारे में बताओ, वो बोल करके नहीं बता पा रहे हैं, तो हो सकता है लिखने में वो 10 लाइनें लिख ले, पर जहाँ बाकी बच्चे अगर 15-20 लाइनें लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये बच्चा खाली 10 ही लिख पा रहा है, तो वो एस्पेक्ट भी थोड़ा बहुत तो अफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं जितना वर्बल एस्पेक्ट अफेक्ट होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इफ़ेक्ट खाली एक ही एस्पेक्ट पे रहेगा, वो ओवरलैप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेटर्स रिवर्स कर रहे हैं तो हो सकता है आप नंबर्स भी रिवर्स करें, बिकॉज है तो वो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको हर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो ही सकती है जी। ये रहता है इसका। जैसे एक एग्जांपल तो नहीं कहूँगी मैं, एक स्टूडेंट था, उनके साथ भी मतलब अगर हम बात करें तो अगर आप गुस्सा है तो आप अगर वॉइस टोन चेंज कर रहे हैं तो पता चलना उसके लिए पता लगाना आसान नहीं है ये बात। हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि दैट आई एम एंग्री, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू और आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, then also he'll ask again, oh you're angry, or you're angry on me. So that ways, expressions भी कहीं हो, अगर आप प्यार से बात कर रहे हैं या आप प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं, so expressions are not which are recognized by the child. Then again you have to say it verbally and you have to find और words for that. आपको समझाना पड़ेगा वो बच्चे के लेवल पर आकर के। कई बार बच्चे दूसरों का एक्सप्रेशन तो जज नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपने एक्सप्रेशन भी मोनोटोनस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चॉकलेट्स लेकर के जाएं क्लास में, तो यू कैन इमेजिन द एंथुसियाज्म एंड द हैप्पीनेस एंड स्माइल ऑन द किड्स फेसेस। पर अगर ये बच्चा है और आप कह रहे हो कि भाई मैं आज सबको चॉकलेट खिलाने वाली हूँ, अब क्योंकि उसको वर्बल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है और नहीं उसको चीज़ें समझ में आती, तो अनलेस आप उसको दिखाओगे तब वो फिर भी उसके ऊपर वो एक्सप्रेशन आ जाए कि हाँ उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन उसका जो होगा वो मे नॉट वेरी, वो नॉन वर्बली बिना कुछ कहे, बिना एक्सप्रेशन शो कि आपके पास आकर के ले जाएगा, लेकिन जैसा बाकी बच्चों में एक एक्सप्रेशन आता है, आहा फीलिंग जो वो एक्सप्रेस करते हैं, शायद वो इस बच्चे का ना, ऐसा होता है। और आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया। मैंने पहले ही कहा कि लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रिवेलेंस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत रेयरली हमें मिलते हैं केसेस, पर जहाँ मिलते हैं वहाँ दे नीड टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली, दे नीड टू बी dealt with, managed with love, care, affection, attention, and the patience, the adult, the caregiver, the parents, the teachers, who all are coming in contact with this particular child. They need to understand that
yes, this is the condition, we have to accept it. We may not be able to change it completely, but we will be able to manage it properly. So what all ways that can be used, and Yes. according to the child that could be modified. Yes. As we were talking about learning disability and its management, and we have talked about what is learning disability and some definitions of it as well, and how it was called by various people and various names were given to it, and then we talked about what are various kinds of learning disabilities. When we also got to know about two other disabilities apart from what all were mentioned, that is SLD and NLD, that is non-verbal learning disability. We'll continue with this after a short break. There was a time when persons with mental handicap used to be considered burden on the society. In fact, at some places they used to be killed and badly treated. Gone are the days now. A lot of changes have taken place in thinking and attitude of people towards person with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them. So let us all be prepared to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society, and let's all join hands with them.
बता दूं कि यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, जहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ADHD और ADD के बारे में बात की गई थी। उसके साथ ही हमने थोड़ा सा ब्रीफ में SLD यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी जाना। हम कंटिन्यू करते हैं डिसलेक्सिया के साथ। हाँ, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, डिसलेक्सिया जो अफेक्ट करता है बच्चे को, किस तरह से अफेक्ट करता है। और ये भी हमने कहा कि डिसलेक्सिया का जो अफेक्ट है वो एक बच्चे पर अलग हो सकता है, दूसरे बच्चे पर अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, घर में क्या सपोर्ट मिल रहा है, स्कूल में क्या इंटरवेंशन हो रहा है, या बच्चे के बाकी की स्ट्रेंथ क्या है। ये सब चीज़ें भी वेरी करती हैं। जो भी बच्चे का इफ़ेक्ट होता है डिसलेक्सिया का, वो दैट रीचेस बियॉन्ड क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि उसका खाली वो इफ़ेक्ट पढ़ने लिखने पर रहेगा, वो घर के क्लासरूम के बाहर भी रहेगा, घर के बाहर भी रहेगा, प्लेग्राउंड में भी देखने को मिलेगा, लंच टाइम में भी देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर है हमारे यहाँ एकेडमिक्स का, परफॉर्मेंस का, कि बच्चे को लगता है कि मैं शायद डम हूँ। और हमारे यहाँ शायद अवेयरनेस इतना नहीं है, तो टीचर्स भी दे मे लेबल द चाइल्ड एज डम, कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे नहीं होगा। और टीचर्स यही फीडबैक शायद पेरेंट्स को देते हैं, और पेरेंट्स उसी तरह से फिर बच्चे को घर में ट्रीट करते हैं। तो ओवरऑल एक विशियस सर्कल जैसा बन जाता है, एंड द चाइल्ड मे फील कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। और एक इफ़ेक्ट और भी है कि बच्चे का जो सेल्फ परसेप्शन है, जैसे कहा कि अभी उसको फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं डम हूँ, फीलिंग आना अलग बात है, और उसने ये मान लिया कि नहीं मैं तो नालायक ही हूँ या मैं नहीं पढ़ सकता। सो इस तरह का जो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है वो कई बार बच्चे में आ जाता है। और उसका रीज़न ये है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं तो बच्चा कई बार स्कूल बीच में ही छोड़ देता है और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है। अब जब एक बार स्कूल सिस्टम से बाहर निकल गया तो क्या करेगा वो बच्चा बाहर सोसाइटी में विदाउट एजुकेशन, एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जब आप बात कर रहे थे मैम कि बच्चा अपने आप को ही वैसा मान लेता है जब हम उसको जैसा बोलते हैं, तो जैसा हमने कई बार सुना भी है कि जैसे जैसे आप खुद को बोलते हैं, आसपास वाले भी आपको बोलते हैं, नोइंगली अननोइंगली आप वैसे ही बनते जाते हैं, बिल्कुल बनते वैसे जाते बिहेव हैं, करने बिल्कुल। लग जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, शायद आपने सुना भी होगा और हमारे व्यूअर्स ने और जो सुन रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जब आप किसी को कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो चाहे उसमें वो एबिलिटी हो या नहीं हो, द पर्सन ट्राइज टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन कि नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मुझे कोशिश करके देखना चाहिए, और अल्टीमेटली वैसा हो भी जाता है। इसी तरह से अब ये बच्चे तो मेलेबल मोल्टिबल एज में हैं, तो आप इनको जैसा कहेंगे वैसा वो असर भी दिखता है उन पर। और हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में तो कहा भी गया है कि हर एक साउंड की वाइब्रेशन है जो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालती है। तो अगर आप बच्चे को बार बार नेगेटिव बोलेंगे तो उसने वो मान लिया कुछ देर के लिए, आप फिर उसको वही नेगेटिव दे रहे हैं, तो फिर वो बच्चा एक अंदर से फिर वो एक सर्कल शुरू हो जाता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, और आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं बढ़ा रहे हैं उस बच्चे से, तो बच्चे के पास कहीं कुछ स्कोप शायद रह नहीं जाता है कि वो अपना कुछ एकेडमिक में कुछ एक्सीलेंट करे, कुछ एफर्ट्स भी दे थोड़ा सा। तो कई बार ये समस्याएं भी डिसलेक्सिक बच्चों के साथ में आती हैं या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के साथ में आती हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि बच्चा मोल्डेबल स्टेट में होता है अभी, तो जहाँ पे हम बात करें कि वो बच्चा सेल्फ परसेप्शन अगर सेपरेट भी बनाना चाहे तो उस एज में तो वो है ही नहीं कि वो अपना सेल्फ परसेप्शन बना ले। तो जो भी आसपास से लेता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर टीचर भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो लोग उसे एक्सपेक्टेशन पे अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं। बच्चे और ज़्यादा कोशिश करते हैं। हाँ, अगर पेयर्स जो बोल रहे हैं, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, तो शायद इसी का ही इम्पैक्ट अगर हम देखें बिल्कुल रहता है। और छोटे बच्चों में तो ये इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके लिए टीचर आइडल है। जी बिल्कुल, अगर टीचर ने कुछ बता दिया और घर में पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो छोटे बच्चे यूजुअली ये कहते हैं नहीं हमारी टीचर ने ऐसा कहा है, मैम ने तो ऐसे हाँ कहा है। हमारी मैम ने ऐसा कहा है। तो
एक वो जो असर है टीचर की बात का बहुत ज़्यादा होता है। तो बीइंग टीचर अगेन एंड अगेन मैं यही कहूँगी, वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरफुल। कई बार अनइंटेंशनली भी हम बच्चे को कुछ कह देते हैं और वो बच्चे के लिए फिर वो वैसी ही एक मेमोरी बन जाती है। कई बार बच्चे स्टक हो जाते हैं उन मेमोरीज पर। इवन एक्सप्रेशंस का भी, जैसे आप कह रहे बिल्कुल। हैं अनकही बातों से भी कह देते हैं, तो बहुत एक्सप्रेशंस का भी expressions काफ़ी बिल्कुल रहता है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं कि हम डिसलेक्सिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासरूम सिचुएशंस में। जब भी पढ़ने की बात आए तो अक्सर टेंशन मूवमेंट्स जैसे फ्राउनिंग, फिजिटिंग, हाई पिच वॉइस या लिप बाइटिंग शुरू हो जाती है बच्चे की, या वो फ्रिक्वेंटली रिफ्यूज़ करेगा कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना ही नहीं है, या वो इनसिक्योरिटी शो करेगा, कैसे रोना शुरू हो जाएगा या सामान फेंकना शुरू हो जाएगा, तो टीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करना है उसने क्लास में, या अपने हेड को हिलाना शुरू करेगा, फ्रीक्वेंट जर्किंग ऑफ द हेड। अच्छा, पढ़ते वक्त कई बार अच्छा बहुत ज़्यादा आपने फोर्स कर दिया या उतना सीवियरिटी नहीं है डिसलेक्सिया का, तो पढ़ते वक्त टेक्स्ट में कुछ और लिखा है वो अपनी तरफ से कुछ इंसर्ट कर देगा, कुछ शब्द, या कुछ शब्द या लेटर्स को ओमिट कर देगा। जैसे लिखा है देयर इज़ अ काउ, तो उसने ओमिट कर दिया देयर काउ, इसका आ गया। या सब्सटीट्यूशन, देयर इज़ काउ की जगह हॉर्स आ जाएगा या डॉल आ जाएगा, समथिंग एल्स विल कम। या पढ़ते पढ़ते मिस प्रोनाउंसिएशंस हो जाती हैं, जैसे काउ पढ़ना है तो उसको वाव पढ़ दिया, वोक पढ़ दिया, हाउ का हु हो गया, इस तरह की भी मिस प्रोनाउंसिएशंस रहती हैं, या नॉनसेंस वर्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी देख रहे हैं किसी बच्चे में, आपको लगता है कि हाँ ये हो सकती है, तो एज ए टीचर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। पहले तो बाकी सारे फैक्टर्स को आप रूल आउट कीजिए, उसके बाद इंटरवेंशन दीजिए। इंटरवेंशन के बाद भी अगर बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप 1 वीक तक ऑब्जर्व कीजिए माइन्यूटली ऑन वेरियस सिम्टम्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फॉर ईच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, चाहे वो डिसलेक्सिया है, चाहे डिस्ग्राफिया है, चाहे डिस्कैल्कुलिया है, ADHD है या एड है, किसी के लिए भी आपको इंटरवेंशन के बाद ऑब्जर्वेशंस और दैट ऑब्जर्वेशन डायरी शुड गो टू द प्रोफेशनल counselor or assessor who is going to assess the child professionally whether the child has learning disability or not. That is very important. Intervention first and diagnosis later on. अच्छा, कई बार डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं, उन्होंने पढ़ दिया लेकिन समझ में उन्हें कुछ नहीं आया, कॉम्प्रीहेंड बिल्कुल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। अब डिफ़िकल्टी भी होती है, मेन थीम या सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी और टेक्स्ट रेट, एक बहुत फेमस सा एक वो भी है ना चुटकुला, हम कई बार कह भी देते हैं कि हमने पूरी रामायण सुना दी और अब आप पूछ रहे हो सीता कौन था। तो कुछ कुछ इस तरह की सिचुएशन जोक्स अपार्ट भी होती है इन बच्चों के साथ में कि आपने पूरी स्टोरी समझा दी, पूरी कविता पढ़ा दी, 2 बार पढ़ा दिया, बाकी बच्चों को पता भी लग गया मेन थीम क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, किसने क्या कहा, सीक्वेंसिंग क्या है, पर ये बच्चा क्योंकि इसको प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, तो वो उसको समझ ही नहीं आती मेन चीज़ें क्या हैं, क्या थीम है उसकी। और कई बार पढ़ते वक्त भी लेटर रिवर्सल्स होते हैं, B का D पढ़ लिया, 6 का 9 हो गया, वर्ड रिवर्सल में वॉज का 100 हो गया, देन फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स वाइल रीडिंग एंड द चाइल्ड मे अपीयर नर्वस बिफोर रीडिंग। अब ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये कई बार ना हमें अपने रेगुलर बच्चों में भी दिखते हैं। जब मैं रेगुलर बच्चे कह रही हूँ तो मैं नॉन लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की बात कर रही हूँ। जब वो पढ़ना सीख रहे होते हैं, जब वो वर्ड साउंड, लेटर साउंड एसोसिएशन देख रहे होते हैं, ब्लेंडिंग करके पढ़ रहे होते हैं, तो उस स्टेज में ऑलमोस्ट ये सारे सिम्टम्स हमें अपने रेगुलर बच्चों में भी दिखते हैं। तो कैसे पहचानें कि वो डिसलेक्सिक हैं या नहीं हैं? उसके लिए हमें पीयर कंपैरिजन ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये स्टेजेस होती हैं कि क्लास 1-2 में सारे बच्चे यूजुअली ब्लेंड करके पढ़ रहे होते हैं, पढ़ना सीख रहे होते हैं, लेटर साउंड एसोसिएशंस कर रहे होते हैं। लेटर ऑन क्लासेस में भी अगर उनकी ये सिम्टम्स और ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं, व्हेन आई से लेटर ऑन क्लासेस आई मीन क्लास 5, क्लास 6, तब शायद, तब भी मैं कहूँगी शायद, क्योंकि इंटरवेंशन फर्स्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशन है बच्चों की, क्लासरूम की, टीचर्स की, पेरेंटल सपोर्ट एंड अवेयरनेस, उन बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि पहले आप इंटरवीन कीजिए, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं कोप अप कर रहा है, नहीं आपको कोई रिस्पॉन्ड दे रहा है, देन सेंड द चाइल्ड फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंट।
ऑल्सो व्हेन द लेवल इंक्रीजेज, आई मीन Yes. जब सेंटेंस हमने बड़े बड़े पैराग्राफ्स देने शुरू कर दिए, बच्चे के पसीने छूटने हाँ, लग जाते हैं, बिल्कुल। या फिर कोई भी नया वर्ड एकदम से इंट्रोड्यूस हो जाता है, तब भी वो बच्चा परेशान हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक हाँ, ऐसे केसेस में जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रेड 5 में भी अगर आप कोई न्यू हो रहा है तो हाँ, उसके पहले प्रैक्टिस पे देखें कि वो हाँ, हाँ बच्चा बिल्कुल, वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचा है नहीं। अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस देने के बाद भी अगर पर्टेन हो रहा है ये, तो बिल्कुल हम उसको कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बोला कि न्यू वर्ड्स, आपको पता है कि ये टेक्स्ट है, ये मुझे इंट्रोड्यूस करना है, इस पैराग्राफ में ये नए न्यू वर्ड्स आएंगे, तो बाकी बच्चों से आप बेशक मत डिस्कस कीजिए, इसको आप एक दिन पहले वो वर्ड्स लिस्ट दे दीजिए सो दैट द चाइल्ड कम्स प्रिपेयर। अगर इतने इंटरवेंशन के बावजूद भी बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, देन वी मे से दैट येस द चाइल्ड मे हैव डिसलेक्सिया एंड द चाइल्ड नीड्स proper management techniques or tips or strategies that needs to be adapted in collaboration with parents, because linearity maintain करना घर में और स्कूल में बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के साथ। अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे डिसलेक्सिया को? अभी मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि टीचर्स के लिए कुछ टिप्स हैं। लोअर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे साउंड हॉपस्कॉच आपने और मैंने बचपन में ज़रूर खेला होगा, स्टापू है ना, वैसा कुछ बना लेते हैं ग्राउंड पर, और उसमें बजाय नंबर्स लिखने के हम लिखेंगे कुछ ऐसे लेटर्स या वर्ड्स जिनको पढ़ने में बच्चे को दिक्कत आती है। अब क्योंकि गेम है तो एज ए टीचर आप बच्चे को स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कीजिए और आपने जो हॉपस्कॉच बनाया है उसके आप एक एक लेटर पढ़ते जाइए और बच्चे को बोलिए वहाँ वो जंप करेगा, और एज ए रिवार्ड, एक तो रिवार्ड तो यही है कि उसका गेम पूरा हो जाएगा, ठीक है, या बच्चे को कहिए स्टापू डाल वहाँ पर उस लेटर पर, अगर वो जंप नहीं कर सकता है। छोटे बच्चे हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी विद जंपिंग एंड प्लेइंग एंड डांसिंग। सो हम ये एक टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट है, सो मल्टी सेंसरी अप्रोच भी है, और जब बच्चा करता है तो रिटेंशन की संभावना भी ज़्यादा है। पर इसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इट्स नॉट दैट कि हमने एक बार प्ले किया और बच्चे को समझ में आ जाएगा। रिपीटिशन इज़ द की हेयर, कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन विल लीड यू टू द smaller successes, and we need to build on those small successes. We are not going to expect a lot from the child in one go. तो छोटी छोटी सक्सेस पर हमें ध्यान देना है. So we can easily play sound hopscotch, and then fishing game. What happens in fishing game is we have letter cards, and they are spread on the ground. और बच्चे को जैसे फिशिंग रॉड होती है वैसी एक रॉड दे देते हैं, लेटर्स पर भी मैग्नेट होती है और रॉड की थ्रेड पर भी मैग्नेट होती है. The child is supposed to fish that particular letter or word which the teacher is saying. So ये आप रिसोर्स रूम में भी खेल सकते हैं, और जब बच्चे ने सपोज किसी दिन कुछ काम बहुत अच्छा किया तो आप एज एन इंसेंटिव भी उसके साथ खेल सकते हैं. द चाइल्ड वुड बी हैप्पी टू प्ले विद द टीचर और विद अदर किड्स. सो एक इस तरह के गेम्स हम खेल सकते हैं, और ये एक्टिविटीज़ अगर आप अपनी जनरल टीचिंग में भी इस्तेमाल कर लें तो इन बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा रीइंफोर्सर है ये जी. तो उनके लिए भी रिकैपिचुलेशन हो जाता है इन एक्टिविटीज़ से. अच्छा, देन अगर आप डिसलेक्सिया मैनेजमेंट करना ही चाहते हैं, देन यू हैव अ रीडिंग कॉर्नर और अ बुक कॉर्नर इन योर क्लासरूम वेयर द books should be according to the age of the children. For example, I'll advise that if you're going to have this corner in your preschool also, in your play group also. Now you will be asking or wondering, play group में reading corner, अभी तो बच्चा पढ़ना सीख ही रहा है, तो उसके लिए किताबें कैसे? आप रखिए किताबें, but with the pictures depicting the stories. आपको उसमें वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल पिक्चर्स आप ले लीजिए, सिंपल स्टोरीज ले लीजिए. और आजकल तो इंडिया में भी इस तरह की पिक्चर्स एंड बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी NGOs बना रही हैं, सो वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉर्नर देयर. एंड मोर ओवर डिफरेंट टाइप से आप बच्चे को एक्सपोज कीजिए थ्रू टू लेटर्स एंड द प्रिंट वर्ल्ड. जैसे आपने न्यूज़पेपर भी रख दिया, पिक्चर बुक्स भी रख दी, देन लेटर कार्ड्स भी आपने रख दिए, और दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स विच हैव लेटर्स ऑन देम, उस तरह का प्ले मटेरियल भी आप वाइजली चूज़ कीजिए प्ले स्कूल के लिए, प्ले ग्रुप के लिए. एंड अगर कोई बच्चा है भी जिसको डिसलेक्सिया है, यू विल बी एबल टू मैनेज देम ब्यूटिफुली इन योर ओन क्लासरूम्स. एंड देन in a little higher classes, try making a window. When we say window, that means अब डिसलेक्सिक बच्चों का क्या है, पढ़ते वक्त वो अपना प्लेस भूल जाते हैं कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं. तो स्केल के जैसे एक ले लीजिए और उसमें एक स्लिट बना लीजिए, तो एक वो विंडो हो जाता है. आप उसको बुक के ऊपर रखिए, पढ़िए वहाँ से, और फिर उसको मूव कीजिए, तो बच्चा पढ़ते वक्त अपना प्लेस भूलेगा नहीं.
सो इस तरह की एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं. अच्छा, हेल्पिंग विद कन्फ्यूजन ओवर बी एंड डी, कैसे कर सकते हैं हम इसको? बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी टीचर्स ने ट्राई की, और एक टेक्निक शायद आप कुछ कह रही थी, बताइए फिर मैं बोलती हूँ. आई वाज जस्ट गिविंग वन ऑफ द एग्जांपल कि बेसिकली क्या होता है कि एक तो उसके जो कैपिटल्स हैं उसके साथ एसोसिएट करके अगर दिखा दें तो वो वन ऑफ द मेथड है जिसमें बच्चे को धीरे धीरे क्लियर अप होना शुरू हो जाता है. या फिर उनके वर्ड्स जो हैं वो सेपरेट हम एग्जाम्पल्स यूज़ करें सो दैट द बच्चा शुड नॉट गेट कन्फ्यूज इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे अगर एक सेम उसमें भी आएगा तो बच्चा इजीली रिकॉग्नाइज करेगा. मोरोवर देखो, छोटे बच्चों में भी ये कन्फ्यूजन है और बड़ों में भी है. तो छोटों के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? द कैरेक्टर्स द चाइल्ड एसोसिएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड गेटिंग द एसोसिएशन बिटवीन डोरेमोन एंड डी. सो द चाइल्ड वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, येस डी इज़ फॉर डोरेमोन. अब डोरेमोन इतना ज़्यादा वो बच्चे ने देखा कि उसको वो एसोसिएशन हो गया एंड देयर दिस ट्रिक वर्क. बट रिमेंबर, one trick may work with one child, but it will be absolute failure with another child. This is a possibility. तो हर बच्चे के साथ आपको एक नई ट्रिक इवॉल्व करनी ही पड़ेगी. तो आप उसकी डेली लाइफ से वो एसोसिएट कीजिए. और बी और डी के लिए वन टीचर ट्राइड दिस यू कैन सी दिस गोल, दिस इज फॉर बी बिकॉज वी राइट बी एज दिस, देन डी फॉर दिस राइट हैंड because the D turns that way. So you can try this also. Then there is another teacher tried for B and D confusion was bed. Assume a bed with a line and a D there and a B here. So if the child is able to trace it, write it many times, repetition and practice, then the child may overcome this B and D confusion. And as a teacher, you are the best judge which trick is going to work with this child, because you are observing the child for more than 4 to 5 hours in a classroom. In a day. In a day at lower classes. And by the time the child reaches higher classes, this confusion may not have occurred. Yeah, it might get covered up. It might get covered up. So this was all about dyslexia and managing dyslexia. डिसलेक्सिया के साथ एक और भी प्रॉब्लम कई बार आती है जिसको हम कहते हैं लिखने में समस्या है. अब ये बच्चे क्या हैं, ये लोग डिस्ग्राफिक हैं, मतलब इनको जहाँ लिखने का बात आ गई वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इनकी. दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद राइटिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन. यहाँ पर जैसे कई बार हम कहते भी हैं कि अच्छा आपने लिख दिया, तो समझ नहीं आता. क्वेश्चन पेपर में भी ना, आई रिमेंबर देयर वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू शेयर कि मुझे क्वेश्चन पेपर पे ना लिखे हुए इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आती हैं. जब टीचर बोलती है ना कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है और इतना करना है और इतना टाइम है, तो मुझे समझ में आता है. सो माइट बी द चाइल्ड मे हैव डिस्ग्राफिया, जहाँ पर रिटन प्रॉब्लम्स, परसेप्शन का भी है और एक्सप्रेशन का भी, दोनों. अब यहाँ पे ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इनको एक्सप्रेशन, जहाँ पे राइटिंग की बात आएगी ना, वहाँ ये नर्वस हो जाते हैं, वहाँ इनको प्रॉब्लम आती है. इनको लगता है कि अच्छा नहीं लिखवाओ मत, बुलवा लो, हम बोल देंगे, हम टेप रिकॉर्ड कर देंगे आंसर्स को, पर लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Also nowadays they might be comfortable with typing it, but not writing it with hands. Not writing with hands. और कई बार एज ए टीचर और एज ए पेरेंट हमें लगता है अच्छा आप क्यों इतना लेजी हो. We just assume that the child is lazy. या कई बार होता है कि बच्चे करते भी हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, कि उनको लिखना है ही नहीं. जैसे कि अच्छा नहीं लिखना है, हाथ दर्द हो रहा है, दे विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. उन बच्चों के साथ अगेन जैसे कि डिसलेक्सिया में था कि इंटरवेंशन फर्स्ट, डिस्ग्राफिया में भी मैं वही सजेस्ट करूँगी, इंटरवेंशन फर्स्ट. ठीक है, पेंसिल से नहीं लिखना है, मत लिखो, डिप योर फिंगर्स इन द पेंट एंड जस्ट राइट इट. आप वैसे करके देखो. तो कई बार इस तरह की ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बच्चों के साथ बहुत सक्सेसफुल रहती हैं, स्पेशली इन द लोअर क्लासेस, जहाँ पर अगर प्रॉपर इंटरवेंशन हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स एट अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन वर्क्स बेस्ट एंड गेट्स रिटेन्ड फॉर द होल लाइफ. तो उस तरह की चीज़ें रहती हैं ये. एंड द वे यू आर सेइंग कि अगर उन्होंने बच्चों ने अगर हैंड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एक बार, तो शायद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा सकते हैं, उनके लिए ईजियर हो जाता है. जैसे फिंगर आपने डिप कर दिया, अच्छा उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बच्चे कई बार इंसिस्ट करते हैं कि आप लोग पेन यूज़ करते हैं तो हमें भी पेन यूज़ करना है. गिव देम पेन टू यूज़. क्या हार्म है उसमें? कोई हार्म नहीं है. या कई बार होता है कि आप
थोड़ा थिक पेंसिल ले लीजिए तो ग्रिप भी प्रॉपर हो जाती है। या कई बार होता है कि आपका स्लांट ठीक नहीं है, पेपर पोजीशन ठीक नहीं है, तो उसे भी प्रॉब्लम रहती है बच्चे को। एंड मोreover आई विल सजेस्ट टू द टीचर्स, एक्सपेरिमेंट विद द राइटिंग एक्सेसरीज, डिफरेंट कलर के पेपर्स विद कार्टून पिक्चर्स ऑन देम, या एक्सेसरीज। गर्ल्स हैं तो दे मे प्रेफर पिंक कलर या बारबीज, बॉयज़ हैं तो उनको कार्ड्स पसंद आएंगी, बॉल्स पसंद आएंगी। दो स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, बट गिव देम चॉइसेस जो भी उनको पसंद आए, जिससे वो इजीली रिलेट कर पाए, उस तरह की चीज़ कीजिए। और अगर लेटर्स पहचानने लिखने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो वाई वी वॉन्ट टू गो सिक्वेंशियल फ्रॉम A to Z? हम ऐसा क्यों करें? हम ऐसा क्यों ना करें कि अच्छा आपका अपना नाम क्या है, अगर आपके अपने नाम में 6 लेटर्स भी आ रहे हैं तो वो 6 लेटर्स बच्चा पहले सीख ले, तो कम से कम उसको एक अच्छा भी लगेगा कि नहीं देखो मुझे अपना नाम सीखा है मैंने। और उन्हीं लेटर्स को फिर हम स्ट्रेंथन करें इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, थ्रू डिफरेंट मीडिया, से टीवी पे दिखा करके। आजकल तो टीवी पे भी इतने सारे एडवर्टीजमेंट पे हर जगह लिखा ही होता है, लेट द चाइल्ड आइडेंटिफाई दोज लेटर्स फर्स्ट। तो एक वो जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो करनी बहुत ज़रूरी है, कि हम सिक्वेंशियल जाना ज़रूरी नहीं है, हम नॉन सिक्वेंशियली भी काम कर सकते हैं। लेट 30 चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम वर्क ऑन 26 डिफरेंट लेटर्स and 30 different names, so that each child is working at their own level, at their own interest and all. ये कुछ सैम्पल है डिस्ग्राफिया का। देखिए कितनी जगह टीचर ने राउंड किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ कॉपीज का नज़ारा होता है हर सब्जेक्ट में। एंड यू नो जब आप, हाँ अभी ये तो बहुत सीवियर केस नहीं है, इसीलिए आप शी ठीक से पढ़ पा रहे हैं या एज इफ पढ़ पा रहे हैं फर्स्ट लाइन में। लेकिन आप खुद सोचो, आप कुछ एज ए टीचर भी आप लिखो 4 लाइनें और उसमें आपका सुपरवाइजर या कोई इतने सारे गोले बनाए, सो दैट लुक्स सो इरिटेटिंग और आपको लगता है अच्छा, हाँ। एंड थिंक ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, आप उसकी गलतियों को इस तरह से सर्कल कर रहे हैं। सो जब आप वर्क सैम्पल भी देख रहे हैं बच्चे का, आपको दिखता है कि हाँ ये गलतियाँ हैं, तो एज ए टीचर आई सजेस्ट कि थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाइए। इस बच्चे के साथ ही नहीं, बाकी बच्चों के साथ भी डिवाइस क्लूज कोड कीजिए उनकी मिस्टेक्स को। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम है, तो इंस्टेड ऑफ सर्कलिंग द इंटायर लेटर, उसी लेटर के नीचे सिंपल सीधा सा CL लिख दीजिए, बच्चे को भी समझ में आएगा। और इतना बोल्ड रेड नहीं होगा तो उसको ना वो डिसहार्टनिंग वाली बात नहीं होगी, उसका सेल्फ परसेप्शन लो नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एंड मोर ओवर राइटिंग में इंटरेस्ट बना रहेगा। बिल्कुल। वो और जहाँ पे जैसे आप बता भी रहे हैं कि अगर उसको करेक्ट करके भी हम लिख देते हैं तो बच्चे को काफ़ी हेल्प फील होता है कि अच्छा चलो मैम ने रॉन्ग नहीं किया, मैम ने करेक्ट वाला बताया, करेक्ट वाला बता दिया है। एंड मोर ओवर जैसे मैं कह रही थी, कैपिटल लेटर जहाँ पर है तो वहाँ पे आप CL लिख दो, या जहाँ आपको लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल फॉर्मेशन ठीक नहीं है, जैसे हार्ड में अब इन्होंने बच्चे ने, आप देख रहे होंगे कि A बिल्कुल लाइन से नीचे है, तो बजाय वहाँ पे प्रॉपर सर्कल करने के टीचर उसको सिंपल अंडरलाइन या वेवी लाइन में कर दो और पहले डिस्कस कर लो ये सारे कोड्स बच्चों के साथ में कि जहाँ वेवी लाइन है वहाँ शायद आपकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो आपको उस वर्ड की फॉर्मेशन ठीक करनी है। इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अनदर सैम्पल, टीचर ने कहा द आउल वाज अ बर्ड, लिख करके दे दिया, बच्चे को ये कॉपी करना है, तो एक जगह बच्चे ने गलत लिखा, दूसरी जगह उसने ठीक लिखा, मिस्टेक्स भी होती हैं कई बार। अच्छा, एक्सपीरियंस। Here I would like to share an experience of a child who was severely dysgraphic. Now, just a child's own word. I despise writing. I don't think many people realize that for dysgraphics, exams are the equivalent of psychological torture. Now, psychological torture, it's a huge word, heavy word that the child has used. True. कि उसको बिल्कुल लिखना एग्जाम्स का मतलब कि बस अब मेरे तो बुरे दिन शुरू हो गए, इस तरह की कुछ फीलिंग बच्चे में आ जाए। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हम टाइप्ड आंसर स्क्रिप्ट्स नहीं लेंगे, हम रिकॉर्डेड आंसर्स नहीं लेंगे। हमारा फोकस क्या है? पेन एंड पेपर टेस्टिंग पर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो भी, पब्लिक एग्जामिनेशन हो तो भी, इन स्कूल एग्जामिनेशन है तो भी हमारा फोकस क्या है? पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। अब अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो आप सोचो उस बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एंड throughout 12 years of formal schooling, the child is facing exams twice a year. That's a torture for the child. ज़्यादा हम क्या करते हैं?
बच्चा अगर फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट है अगर बच्चे में, तो उसको तो हम राइटर दे देंगे, पर डिस्ग्राफिक, हाँ, उसको भी हम दे देंगे। पर डिस्ग्राफिक बच्चे को तो हम कहेंगे अच्छा तुम तो लेजी हो, यू डोंट वांट टू राइट, आप लिखो, क्या प्रॉब्लम है आपको। हम समझ ही नहीं पाते कि उस बच्चे को लिखना ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है जी। अच्छा, और क्योंकि हमारा सिस्टम रिजिड है, हम बड़े लोग इसकी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम टाइप्ड आंसर्स भी नहीं लेते हैं उसके। जी। कई बार बच्चा कहता है कि अच्छा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो लेट मी टाइप इन माई आंसर्स, वो भी नहीं पॉसिबल। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हम क्या असेस कर रहे हैं, उसकी राइटिंग स्किल या उसकी नॉलेज या उसकी एप्लीकेशन, फोकस हमारा क्या है असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। और उसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम कैसे उसको देख पा रहे हैं और कहाँ उस बच्चे के लिए मतलब उसको बोले कि हम फेयर हो रहे हैं उस बच्चे के पार्ट पे भी, कि हाँ जो भी उसका प्रॉपर मोड है या फिर जिस मोड में भी वो कंफर्टेबल है उस मोड में वो बच्चा दे पाए, वहाँ पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था कि ब्रेक पे जाने से पहले की भी जब हम बात कर रहे थे, हमने जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटी पहले होता क्या है, वेयर वी गॉट टू नो दैट इट डजंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू द साइट ऑफ द चाइल्ड or hearing ability of the child or even intelligence of the child. The child will have proper and average and above intelligence, but still lack in some areas of academic or other part of life. जब उसके बाद हमने बात की थी what are the types of learning disabilities, जहाँ पे हमने डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया की बात की, ADD और ADHD की भी बात की, SLD और NLD की भी बात की। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इनके बारे में एक्सप्लेनेशन और इसके साथ मैनेजमेंट के बारे में जानना, जहाँ पे हमने सबसे पहले डिसलेक्सिया के बारे में एक्सप्लेन किया और उसके बारे में उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, टीचर उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है क्लास में और क्या क्या इंटरवेंशंस अपने लेवल पे प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी मैम हमें बता रहे थे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है और हम डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को कैसे पहचान सकते हैं। इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। We believe
वेलकम बैक। जाने से पहले हम बात कर रहे थे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप अपने सजेशंस या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@dc.vsnl.net.in। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो है rehabcouncil.nic.in। तो हम बात कर रहे थे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में जाना। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और ADD और ADHD की बात की, और साथ में हमने थोड़ा सा ब्रीफ SLD और NLD के बारे में भी जाना। और हम मेजरली बात कर रहे थे जहाँ पे हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे थे, उसका वो होता क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेगुलर क्लासरूम में टीचर्स कैसे कैसे उसको देख सकते हैं और बच्चों को पहचान सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि टीचर्स क्या कर सकते हैं उसके लिए, अपने उन स्टूडेंट्स को देख के उनके साथ क्या क्या इंटरवेंशंस प्लान आउट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। और उसके बाद हम डिस्ग्राफिया के बारे में जान रहे थे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, बच्चों में कैसे ये दिखाई देता है और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी हम यही सोच रहे थे और इसी के बारे में बात कर रहे थे कि डिस्ग्राफिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के, वो कितने सीवियर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले यही बात हो रही थी कि हमारा पूरा फोकस लिखने पे रहता है स्कूल की हर एक एक्टिविटी का। अच्छा ठीक है, आपको होमवर्क देना है तो एक पेज लिख लीजिए, लेटर्स बार बार रिपीटिशन हो जाता है। फोकस हमारा पूरा स्कूलिंग का पेपर एंड पेन पर है। हम कहीं ये नहीं बच्चे को कहते कि अच्छा ठीक है, आपका लिखने का मन नहीं है ना, आप मत लिखो, आज आप कोई राइटिंग का काम मत करो। इमेजिन अ डे इन अ चाइल्ड्स लाइफ जहाँ उसे पूरे दिन भर स्कूल में लिखना ही ना पड़े। कम से कम मैंने अपनी स्कूलिंग में तो ऐसा कभी कोई दिन देखा नहीं, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ है तो कई बार बच्चों को फ्रीडम भी दे दीजिए, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिए जहाँ बच्चे शायद रिकॉर्ड करके ले आएँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना ईजीली अवेलेबल है, मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लीजिए उनके एक्सप्रेशंस, उनके पोएम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग, या कहिए कि अच्छा पिक्चर्स चिपका करके आते हैं, कलर्स करते हैं आज हम, लिखने का काम कुछ इस तरीके से हम डाइवर्ट करें। डिस्ग्राफिया जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचाने कैसे कि बच्चे में डिस्ग्राफिया है कि नहीं है। जैसे हमने डिसलेक्सिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, अब यहाँ डिस्ग्राफिया में इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट मी टेल यू अबाउट सम क्वेश्चंस. This is a questionnaire or a checklist kind of a thing, which as a teacher or as a parent or as any other significant adult in the child's life, आप इनको देखें और देखें कि क्या बच्चे में ये सारी चीज़ें हैं, और एक बार ऑब्जर्वेशन नहीं करें, ओवर द नंबर ऑफ डेज, से 2 वीक्स आप ऑब्जर्व करें, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करें, उसके बाद कहें कि हाँ शायद बच्चे में, अभी भी हम कहेंगे शायद क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपने सिर्फ एक फर्स्ट लेवल की ऑब्जर्वेशंस की हैं, तो प्रोफेशनल असेसमेंट के बाद ही आप कहेंगे बच्चे को। लेबलिंग से हम बहुत दूर हमें रहना है। क्या बच्चे की जब लिखता है तो वो बहुत बड़ा या बहुत छोटा लिखता है, या बच्चे की जो जब हम कहते हैं लेटर्स लिखना वो शुरू कर रहा है, तो क्या उसके लेटर्स बहुत पास हैं, इतने ज़्यादा पास हैं कि आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं,
या लिखा है तो बहुत दूर दूर लिख दिया कि एक लेटर यहाँ पर और दूसरा लेटर वहाँ पर, क्या उस तरह से लिख रहा है, या बच्चे की जो राइटिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा शैबी है, बहुत अनटाइडी है, बहुत साफ़ सुथरी नहीं है, बहुत ही ख़राब है, या बच्चा ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा उसकी नोटबुक्स में आपको दिख रहे हैं। अब ये जितने भी एरर्स हैं, जब हमारे बच्चे लिखना सीख रहे होते हैं, ये सारे एरर्स हमें शायद उस टाइम बच्चे की नोटबुक्स में दिखते हैं, पर ओवर द टाइम रिपीटिशन के साथ या क्लासेस बड़ी होती हैं तो बच्चा वो मिस्टेक्स को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है कि लेटर फॉर्मेशन भी ठीक हो जाता है, साइज़ भी ठीक हो जाता है, स्पेसिंग भी ठीक हो जाता है। पर कुछ बच्चे मे बी क्योंकि वो डिस्ग्राफिक हैं तो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ बड़ी क्लासेस में भी परसिस्टेंट रहती हैं। तो अगर बड़ी क्लासेस में भी, बड़ी क्लासेस का मतलब 3rd, 4th, 5th ऑनवर्ड्स, 6th ऑनवर्ड्स भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखती हैं, तब शायद हम कह सकते हैं कि बच्चे में डिस्ग्राफिया है। या बच्चा लिखते वक्त कुछ पार्ट्स लेटर्स के, वर्ड्स के नहीं, लेटर्स के ही ओमिट कर दे। फॉर एग्जाम्पल उसने एच लिखना है, वो एच नहीं लिख करके ऊपर वाला पोर्शन उसने ओमिट कर दिया और वैसे लिख दिया, तो दैट वुड मोर अपीयर लाइक एन एन, वो एच तो कहीं से नहीं दिखेगा। इस तरह की चीज़ें भी कई बार बच्चे करते हैं। या बच्चे नंबर लिखते वक्त इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं या रिवर्स कर देते हैं, 31 को 13 कर देंगे, 6 का 9 तो बहुत ही कॉमन है, जैसे बी और डी का कन्फ्यूजन है, उस तरह की चीज़ें रहती हैं। या W, V, U, V इस तरह के कन्फ्यूजन, M and W का कन्फ्यूजन एंड रिवर्सल, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। शेप्स का रिवर्सल होता है, फॉर्म का रिवर्सल होता है। अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे हम डिस्ग्राफिया को? अगर हमने आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया है ओवर द टाइम, कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन है और ये अर्ली स्ट्रगलर नहीं है लिखते हुए, तो एज ए टीचर वी कैन डू मेनी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज स्टेंसिल एंड ट्रेसिंग, कि आपने लिख दिया। जब हम स्टेंसिल कह रहे हैं, देन मेक अ A4, टेक अ A4 साइज पेपर, जिस लेटर में, जिस शेप में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसको बड़ा बड़ा वहाँ पे आप लिख दीजिए एंड आस्क द चाइल्ड टू ट्रेस इट इन प्रॉपर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल B में अगर प्रॉब्लम है तो A4 साइज पे आपने ऐसे B लिखा, एयर राइटिंग में कर रही हूँ, आप समझ भी पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे। स्टेंसिल वो आपने बना दिया, अब बच्चे को दे दिया। बच्चे को ये तो नहीं समझ में आएगा ना कि उसको कहाँ से ट्रेस करना है, तो पुट अ डॉट जहाँ से उसको शुरू करना है एंड देन मेक एरोज कि यू जस्ट गो हियर, देन विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर डू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आपने ऐसे किया, ऐसे किया, अगर आपको ये यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, देन डू दिस, गो बैक अप एंड डू दिस। इस तरह की ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशंस, एज मैनी रिपीटिशन एज द चाइल्ड इज़ कंफर्टेबल विद। और अगर आप ये उस पर नहीं करना चाहते हैं पेपर पर, देन अरेंज बॉल ऑफ सैंड, मिट्टी ले लीजिए किसी बर्तन में, उसमें आप लिख दीजिए। अगेन द होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट वुड बी देयर, मल्टी सेंसरी अप्रोच आप रखेंगे उसमें। एंड मुझे लगता है बच्चे एयर राइटिंग करके बहुत खुश होते हैं एंड दे विल बी एबल टू टेल यू, और आप इतना वो प्यार से लिखते हैं कि आपको समझ भी आ जाएगा। और जितना आप डिफरेंट मोडालिटीज़ के साथ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे फॉर दिस स्टेंसिल एंड ट्रेसिंग, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सक्सेस मिलेगी आपको बच्चों के साथ में, और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा राइटिंग में। बच्चा फ्रस्ट्रेट, ना तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा और ना एज ए टीचर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। या डॉट टू डॉट, ये तो हम बहुत करते हैं ना अपने छोटे बच्चों के साथ, जब हम ना लिखना उन्हें सिखा रहे होते हैं, टीचर डॉट्स में लेटर्स बना देती हैं। तो अगर बड़ी क्लासेस में भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, रिवर्स बैक टू ऑल दीज स्ट्रैटेजीज दैट यू माइट हैव बीन यूजिंग इन योर प्राइमरी क्लासेस विद योर प्ले ग्रुप्स ऑल्सो। तो हो सकता है इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी किसी एक बच्चे के साथ काम कर जाए। या असिस्टिंग विंडोज़, जैसे हमने डिस्ग्राफिया में कहा था कि एक छोटी सी स्लिट बना लीजिए, डिसलेक्सिया में कहा था हमने, उसी तरह से हम बिल्कुल डिस्ग्राफिया में भी कर सकते हैं कि हम एक छोटी सी विंडो बना लें, उसको टेक्स्ट बुक, नोटबुक में जो आपकी लाइन है उसके हिसाब से बना लीजिए और बच्चे को कहिए ये आप विंडो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसी के अंदर आपको लिखना है। तो एटलीस्ट उसकी जो साइज़ है, लेटर साइजिंग प्रॉपर रहेगा।
उसमें वो कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो उसको उसके बाहर जाना ही नहीं है उस विंडो से। इस तरह के काम हम कर सकते हैं, या हम वर्बल क्यूज़ दे सकते हैं। वर्बल क्यूज़ का मतलब बेसिकली ये है, जैसे आपने कहा एल लिखना है। अब हम सबको पता है कि हिंदी में 5 लाइनों की कॉपी हमारे पास होती है, या इंग्लिश में हमारे पास 4 लाइन्स नोटबुक है जिसमें 2 पिंक लाइन्स होती हैं। स्मॉल लेटर्स के लिए अगर आप सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एल सिखा रहे हैं, जस्ट लेट द चाइल्ड नो वर्बली, रिमाइंड द चाइल्ड, गिव देम वर्बल क्यू कि नीचे वाली पिंक लाइन से शुरू करो, गो अप टिल द ब्लू लाइन, देन कम डाउन एंड देन मूव अ लिटिल अहेड फ्रॉम द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड एंड योर एल इज कंप्लीट। इस तरह के वर्बल क्यूज भी आप दे सकते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। और वो उसमें बेसिकली हमें कोशिश ये करना है कि राइटिंग से एवर्जन नहीं हो बच्चे में, चाहे एज ए टीचर आपको कितना ही इडियोटिक लगे इस तरह से बताना, पर हो सकता है बच्चे के लिए बहुत यूजफुल है ये चीज़ें। तो इस तरह के वर्बल क्यूज एज ए टीचर यू हैव टू डिवाइस। अगर आप स्पेलिंग्स पढ़ा रहे हैं तो यू कैन फॉलो सिलेबिफिकेशन। सिलेबिफिकेशन आप कर सकते हैं, साउंड काउंटिंग कर सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं, या मैचिंग गेम्स कर सकते हैं। जब हम सिलेबिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली फोनिक्स अप्रोच हम ले रहे हैं कि जिस तरह से आप स्पेल करते हैं उसी, जिस तरह से आप बोलते हैं और सुनते हैं, तो जो जो साउंड आती है बिल्कुल उसी तरह से आप करो। फॉर एग्जाम्पल डिक्टेशन, डिक्टेशन 3 सिलेबल्स हैं, इसमें 3 ब्लेंड्स हैं फोनिक्स के। डिक आपने कर लिया, टे कर लिया, शन कर लिया। स्पेलिंग्स वुड बी ईजियर, जैसे आप बोल रहे हैं उसी तरह से तो आपको स्पेल करना है, सो दैट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर द चिल्ड्रन। एंड हमारी जो लैंग्वेज है, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, दे आर वेरी गुड लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड और टू बी टॉट बाय दिस अप्रोच ऑफ फोनिक्स और सिलेबिफिकेशन, जो बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप प की बात करते हैं तो यू कैन से प इंग्लिश में आप ऐसे करेंगे और हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे। तो सिमिलरली जैसे आप बोल रहे हैं, दोनों लैंग्वेजेस में आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। साउंड काउंटिंग अगेन हमने अभी किया। पजल्स आप दे सकते हैं स्पेलिंग्स के लिए, फॉर एग्जांपल जम्बल्ड वर्ड्स दे दिए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स दे दिए, चूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग्स दे दिया, उस तरह के काम कर सकते हैं। मैचिंग गेम्स आप खेल सकते हैं कि 2 बच्चों को बोला कि अच्छा अब आप सेम वर्ड की आपने स्पेलिंग बोला, पियर्स को साथ साथ बैठे हुए हैं, उसके बाद उनकी कॉपीज़ आप एक्सचेंज करवा दीजिए, देखिए कि किसकी करेक्ट है, तो बच्चों को भी लगेगा अच्छा लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ माई पियर। इस तरह की एक्टिविटीज़ वी कैन थिंक ऑफ व्हाइल टीचिंग स्पेलिंग्स। या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, फाइंडिंग द ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, क्योंकि डिस्ग्राफिक बच्चे हैं, लिखने में बहुत प्रॉब्लम रहती है और टॉर्चरस भी लगता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं। तो बोलिए कि अच्छा आपको लिखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू कॉपी डाउन द पैटर्न, यू जस्ट रिमेंबर द पैटर्न, यू जस्ट रिमेंबर द डिज़ाइन। और कई बार ये छोटी सी ट्रिक भी काम कर जाती है। एंड लेट देम फिक्स इट इन देयर इमेजेस थ्रू वेरियस मोडालिटीज़, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, एयर राइटिंग करवा लीजिए, सैंड राइटिंग करवा लीजिए, प्लेन बेडशीट पर लिखवा लीजिए उनसे उंगली पे, तो रिंकल्स होंगे तो दैट वुड फॉर्म ब्यूटीफुल लेटर्स। पानी से लिखवा लीजिए, टेबल पे जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड लेट द चाइल्ड ट्रेस लेटर्स विद दैट, वो कर सकते हैं। कलर्स से कर सकते हैं, फिंगर पेंटिंग कर सकते हैं। देन अगर बच्चे को पेन से लिखना है तो ठीक है, लिखने दीजिए पेन से, हमारा फोकस किस पर है, राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने पर है ना। तो मोडालिटीज़ दे डोंट माइंड एट ऑल। मोडालिटीज़ तो कुछ भी हो सकती हैं, पैटर्न्स जितना आप रिपीट करेंगे उतना बेटर है। फिर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन पर भी हम थोड़ा फोकस करें इनिशियल स्टेज पर ही। अगर आपको हैंड राइटिंग सिखाना है बच्चे को तो आप कैसे सिखा सकते हैं? हैंड राइटिंग में बहुत सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्लैंटिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स, देन अप हिल्स, डाउन हिल्स, कर्व्स, सर्कल्स, ये सारी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन पर फोकस कीजिए तो बच्चे को थोड़ा सा ईजी हो जाता है। देन पोजीशन का ध्यान रखिए कि बच्चा लिखते वक्त किस पोजीशन में है, पेपर कितनी दूरी पर है, पेंसिल कैसे पकड़ा है उसने, पेपर पेंसिल ग्रिप, ये बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिस पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन शायद प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉपर स्लैंट नहीं है बच्चे का, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं लिख पा रहा है। या जब आप बच्चे को लिखना, जब हेयर व्हेन वी से टीचिंग राइटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू राइटिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात है। तो जब आप लिखते हैं एज ए बड़े होकर के भी, जब हम एज एन एडल्ट भी लिखते हैं तो हम बहुत सारी उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हम प्लान करते हैं कि हम क्या लिखेंगे, फिर हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम
एक्चुअली लिखते हैं, फिर हम अपने लिखे हुए को एडिट करते हैं. दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग. तो बच्चे को हर एक स्टेप पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर राइटिंग, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज. देन एक बार लिख लिया तो उसको एडिट करो, फिर री एडिट करो, देन सबमिट इट. So these are the steps that you can use with elder children. Then give opportunities for sustained writing. ये नहीं कि ठीक है चलो कई बार लिखवाया कई बार नहीं लिखवाया, नहीं, stick to a theme or something. कि नहीं, आज अगर हमारी थीम birds है तो let's discuss birds through writing also and continue it for say a week or so. ये नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन फिर कुछ और ले लिया, the child may lose interest. Then make writing community. ग्रुप फ्यू चिल्ड्रन टुगेदर और बोलो कि अच्छा ये राइटर्स की हमारी कम्युनिटी है. दे मे टेक आउट अ क्लास न्यूज़पेपर और समथिंग, सो डेवलप दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिटी. और सबसे बड़ी चीज़ क्या, एज ए टीचर, इंस्टेड ऑफ आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट ऑन अ टॉपिक सजेस्टेड बाय यू, नो, डोंट डू दैट. गिव चाइल्ड फ्रीडम कि वो किस पर लिखना चाहता है. दैट वे आपके लिए भी एज ए टीचर इंटरेस्टिंग रीडिंग्स होंगी. किसी बच्चे ने लिखा कि अच्छा मैंने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया, किसी ने अपने फेवरेट टॉय के बारे में लिखा, किसी ने फेवरेट मूवी के बारे में लिखा. सो गिव चॉइस ऑफ टॉपिक्स टू द चिल्ड्रन देमसेल्व्स. देन वी कैन हैव modeling of the writing process and strategic thinking. As a teacher you can share your own strategies, या जो adult writers हैं उनके साथ आप कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं बच्चों की, उनको बुला सकते हैं कि वो राइटिंग टिप्स दे दें बच्चों को क्लास में. या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आप डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए, और सेंस ऑफ ऑडियंस कि जैसे ठीक है आपने लिखने के लिए ऑर्गेनाइज करना है अपने थॉट्स, तो आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोचा है लेट द चाइल्ड स्पीक इट आउट इन फ्रंट ऑफ द क्लासेस, सो दैट एक वो रिफ्लेक्शन भी चलता है. जब आप बोल रहे हैं कि हाँ हम ऐसे लिखेंगे तो साथ साथ थिंकिंग भी हो रही है, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनका रिएक्शन, उनके सजेशंस, उस तरह की चीज़ें भी चलेंगी. देन transfer the ownership and control of writing to the students. Instead of teacher driven activities, let writing be the student driven and controlled activity, and provide motivation through grades, through time out, through giving out a little time to move within the classroom, to interact with a peer, or go and visit a sibling, or just बाहर जा करके swings पर एक चक्कर लगा करके आ जाएं. These little things act as motivator for the children. या मैथ्स की क्लास में let the child do some drawing work if the child has finished writing work, his or her writing work. So these kind of a thing, the teacher has to find out the motivators and the reinforcers. Then ask the child to do personal and functional writing, as in diary writing, as in letters, as in emails. And आपको जो input देना है as a teacher, that should be more than sufficient, because we are talking about children who are dysgraphic, who have problems in writing, who gets frustrated easily through written expressions, through writing work. Then close procedure. Just tell the child when to stop. The stop and end and beginning should be very clear. And ask the child to combine sentences. The sentences may be long, but let the child express in one sentence, one long sentence. So this was all about dysgraphia. So we have covered dyslexia, dysgraphia. So far we have covered 2 major type of learning disabilities. One was related to the verbal aspect of the language, where information processing may not be similar as you and I do, and then the other was the dysgraphia, where the again focus was on the language, written aspect of the language. Now another, in our schooling we focus on 3 R's: reading, writing and arithmetic. So let's discuss the problems associated with arithmetic also, dyscalculia. As the name suggests, it's problems related to calculations in mathematics. What are the difficulties that a dyscalculic child faces? Remembering specific facts and formulas for mathematical calculations. Do you remember the formula for a plus b whole square? No? A square plus b square plus 2ab. Yeah, similar kind of formulas like a minus b whole square, all these kind of formulas, or how to calculate squares or cubes or roots. Very simple things for you and me, but for a dyscalculic child, it's an uphill task. Then mastering arithmetic facts by traditional methods. When we say traditional method, it is rote method. Tables हमने learn कर लिए, और पुरानी फिल्मों में दिखाते भी हैं ना, मास्टर जी बैठे हैं और वो बच्चे लगे हुए हैं टेबल्स मेमोराइज करने में. उस तरह की प्रॉब्लम चीज़ों में भी इन्हें प्रॉब्लम आती है.
या टेलिंग एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स, पहले क्या हुआ था, कल क्या होगा, आज क्या होगा. एक्वायरिंग स्पेशल ओरिएंटेशन, किस जगह पर क्या चीज़ रखना है और क्यों रखना है, या स्पेस कैसे असेस करना है कि मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो जाएं विद इन द लिमिटेड स्पेस. या सिक्वेंशियल डायरेक्शंस कि पहले ये काम करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर जैसे टीचर ने कहा ओपन योर बैग, टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक, क्लोज योर सोशल साइंस नोटबुक, द चाइल्ड इज लॉस्ट. Too many directions, too many sequences in one instruction. Since these children have problem with calculations, and music is nothing but calculations, 3 notes here and 2 notes there, कहाँ minor है, कहाँ major है, म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स में भी इनको प्रॉब्लम आती है, और लेफ्ट एंड राइट में भी ये ईजिली डिसोरिएंटेड हो जाते हैं. बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए ये समझना कि अरे लेफ्ट एंड राइट में क्या कन्फ्यूजन हो सकता है. इट्स सो ईजी, दिस इज़ राइट हैंड, दिस इज़ लेफ्ट हैंड. पर नहीं, जहाँ पर हम डिसकैलकुलिक्स बच्चों की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस हो गई, टाइम हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके लिए समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इनका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिस तरीके से होती है वो टोटली डिफरेंट है. देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो फॉरगेट अबाउट. डीलिंग विद एक्सचेंज ऑफ मनी, या बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करो, या सब्जी वाले से कैसे पैसे लेकर के आओ, या ग्रॉसरी से कैसे लो, या टॉफ़ीज़ कैसे खरीदो, मनी कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि जहाँ पर कैलकुलेशंस और नंबर्स इन्वॉल्व हैं, दिस चिल्ड्रन फाइंड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज देयर. एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है ये. द स्टूडेंट इज डेड एंड आफ्टर डेथ द चाइल्ड meets his or her teacher and says, "There you are, Miss Vicky. I have been looking everywhere for you. I just wanted to say I was right and you were wrong. I never needed algebra in the real world." It's a way of the child to tell the teacher that yes, you taught me algebra, but I never used it in my real life. Yeah. So in a way it indicates, it has a very significant indicator for us as a teacher as well as educational administrators or curriculum planners. For dyscalculic childs, restrict mathematics and calculation to only functional mathematics which is useful in the day-to-day lives. ऐसे रखना होगा हमें. ये एक डिसकैलकुलिक का सैम्पल है, वर्क सैम्पल है. आप देख सकते हैं 36 को किस तरह से इंटरप्रेट किया है. 0 6 + 3, 40 4 1 + 0. These are the problems that are usually appear with the child because the number concept is beyond their understanding and comprehension. And how to manage dyscalculia? Very interesting. Playing cards. We all have exposure to playing cards. Very simple resource, easily available. Use that to just let the child trace these cards a number of times, play with them, manage them, so that something will get retained in the child's mind. Then the principle is move from concrete to abstract. If you're saying 1, show them this is 1 pen. And when you say 2, arrange similar pen. Don't look for 1 fountain pen and 1 gel pen and say that these are 2 pens. No, look for similar objects. Then word story problems में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को. So अगर dyscalculic बच्चे हैं and you want to try out word story problem with them, just have a precaution that the word story should be in their mother tongue, number 1. And number 2, break the story into simple language, very simple language, and work with the child to discuss the strategy, how you are going to do this. Let the child verbalize it. Let the child do reflective thinking on the strategy. Then only the child can solve it. Ask the child to solve it. Simplifying and practice is another mantra for managing dyscalculia. And don't hesitate to restate as many number of times as the child asks you to restate the problem. You may get irritated and lost, but the child needs that. Remember that. As a teacher, as a parent, as a tutor, as a caregiver, you need to be very patient with these children, because the disadvantage with children having learning disability is the symptoms are so intermingling with the regular children who are just learning these concepts. So we are not able to identify. हमें लगता है कि नहीं ये बच्चे lazy हैं, careless हैं, but they are not lazy or careless, and they are not non-intelligent. They are very intelligent, but the thing is कि information processing उनका थोड़ा different तरीके से होता है. And that way we have to catch up. Yes, that we have to catch up. Give them ample time for thinking. अगर बच्चा कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, let the child think. Give them 2-3 more minutes. प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप बच्चे को
इन स्टेप से सिखा सकते हैं कि उसको बताओ ये सिचुएशन है, एंड सिचुएशन भी आप उसके डे टू डे लाइफ से रिलेट कर दीजिए. फिर ask the child to determine the questions, help the child in determining these questions which may have clue to the solution, and then support in gathering data leading to solution of the problem. Ask the child to analyze relationships, let the child decide on a process कि वो कैसे करेगा. अगर आपको एडिशन सिखाना है तो ask the child कि वो कैसे करेगा, वो चाहे लाइनें खींच के करे चाहे फिंगर्स पे करे. give the freedom to the child. आप ये मत कहिए कि नहीं अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हो तो आप यू कैन डू दिस. द चाइल्ड मे एक्चुअली नीड इट इफ द चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम्स. एंड लेट द चाइल्ड एस्टिमेट आंसर्स. से 79 + 79 कितना होगा, लेट द चाइल्ड एस्टिमेट इट. मे बी नियर बाय आंसर एक्सेप्ट कर लीजिए आप एज ए टीचर. आई नो होता नहीं है मैथमेटिक्स में, बट गिव some provision, some leniency to the child. Then practice and let the child generalize the strategies. When we were talking about जब हमने डिसलेक्सिया की भी बात की थी और उनकी भी मैनेजमेंट की बात की थी, और जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से. बिल्कुल हैं. तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि डिसलेक्सिया में जो होता है मैनेजमेंट उसका हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे हमने जाना कि हम बच्चे को रीडिंग के लिए और टाइम दे के, रीडिंग एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करके, एक विंडो वाला जो एक्टिविटी है वो बहुत यूज़फुल है, जो रेगुलरली बच्चे यूज़ भी कर सकते हैं और अपना टूल बना के भी बच्चा यूज़ कर सकता है. इंडिपेंडेंट आजकल प्लास्टिक स्केल में वो आती भी है, एक बार रेक्टेंगुलर सा कुछ विंडो आता है या पैटर्न्स बने होते हैं, यूज़ दैट एज लर्निंग विंडो. या तो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसके लिए, और बच्चा इंडिपेंडेंट भी फील करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्डअप होता है. जहाँ पे हम डिस्ग्राफिया की बात करते हैं वहाँ पे भी बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के कितने वेज आप यूज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया है. जहाँ पे आप बच्चे को थोड़े से क्लूज़ दे रहे हैं, उसके साथ हैं, हमेशा सपोर्टिव रोल में है, बट स्टिल जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की है वो बच्चे को ही दी जा रही है. जहाँ पे बच्चे को ये भी नहीं लग रहा कि हाँ मैं कहीं पे पीछे हूँ, बट हाँ उसका जो वो स्किल है वो उतना ही डेवलप भी हो रहा है. ऐसे ही हमने जब डिस्कैलकुलिया के बारे में बात की तो बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेजरली, जैसे मैम ने भी बताया कि आप जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है तो ये सारी इश्यूज़ दिखाई देते हैं हमें, बट जब आप देख रहे हैं कि एम्पल टाइम पीरियड दे दिया गया है डेवलपिंग स्टेज में भी, और फिर भी बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स पर्टेन कर रही हैं, तो आपको कुछ कंट्रोल मेजर्स या फिर ये सब स्टेप्स यूज़ करने की ज़रूरत है, इंटरवेंशन प्लान आउट करने की ज़रूरत है. इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है. बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है. वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था. वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है. इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में
उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. वेलकम बैक। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो है 1800112008। हमारा फ़ोन नंबर है 26511611 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आप अपने सजेशंस या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है और उसकी मैनेजमेंट हम क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं। एक टीचर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को क्लास में यूज़ कर सकती है डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम को और मिनिमाइज़ करने के लिए। उसके बाद हमने बात की डिस्कैल्कुलिया के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि ये मेजरली जो है मैथमेटिक्स के एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है बच्चे को। उसको नंबर्स में प्रॉब्लम होता है, नंबर्स को परसीव करने में, और जितने भी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को पकड़ पाना या फिर टाइम को देख पाना कि कौन सी चीज़ पास्ट में हुई थी, कौन सी चीज़ फ्यूचर में है, उसको कैसे हम सीक्वेंस कर पाएंगे। ऐसी चीज़ों में बच्चे को प्रॉब्लम होती है और उसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं बच्चे को, उसके बारे में भी हमने कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। Now we are through with major disabilities, major types of learning disabilities.
जैसे अभी आपने समराइज किया, डिस्ग्राफिया वी हैव डिस्कस्ड, डिसलेक्सिया वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कैल्कुलिया वी हैव डिस्कस्ड, एंड देयर मैनेजमेंट्स आल्सो. नाउ देयर आर सम थिंग्स दैट अ पेरेंट कैन डू, क्योंकि अभी तक फोकस हमारा टीचर्स पर था. जी. So now let's widen our net and involve parents into it also, क्योंकि एक linearity between school, classroom and घर का जो माहौल है हमारा उसमें होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि क्लास में टीचर ने कुछ और सिखाया और पेरेंट उसको डिफरेंट तरीके से सिखाए, तो ऐसा नहीं चले. जी. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में कर्सिव हैंड राइटिंग नहीं शुरू हुई है और एज ए पेरेंट आप कर्सिव सिखा रहे हो तो चाइल्ड विल गेट लॉस्ट कि वो क्या करे. और अगर वो डिस्ग्राफिक बच्चा है या जिसको लिखने में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा टॉर्चर होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है और ऊपर से आप 2 डिफरेंट पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हैं. तो इसीलिए पेरेंट्स के लिए कुछ सजेशन है हाउ टू मैनेज अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी. सबसे पहले ज़रूरत है कि एज ए पेरेंट आप समझें कि आपका बच्चा बिल्कुल सही है, कोई उसके साथ बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं है. द ओनली थिंग उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस चाहिए और थोड़ा सा बच्चे का वर्क शेड्यूल हम बना लें. जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, बिल्कुल उसी तरह से बच्चे से डिस्कस करके हम एक टाइम टेबलिंग कर लें, एक टाइम शेड्यूल बना लें घर के काम के लिए भी कि इतना टाइम आपको पढ़ना है, इतने टाइम इस एक्टिविटी को देना है, सो दैट कैन हेल्प द चाइल्ड. देन वट एवर यू डू विद द चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड एज ए पेरेंट आप कहेंगे कि हम बच्चे का बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, बट इन्वॉल्व द चाइल्ड इन टू दैट, कोलैबोरेट विद द चाइल्ड. आप बच्चे को खाना भी खिला रहे हैं तो आप एज ए पेरेंट पूछ लेते हैं ना कि अच्छा आप क्या खाओगे, वैसे ही आप पूछ लीजिए ना कि अच्छा आज कितनी देर पढ़ोगे. आपकी टाइम शेड्यूलिंग हम बना रहे हैं, चलो बैठ के बनाते हैं, इकट्ठे बैठ के बनाते हैं. आपका अपना रूम है, कैसे मैनेज करोगे, तो कोलैबोरेट विद द चाइल्ड. क्या इवेंट बच्चे को कब करना है. हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल फ्रीडम दो बच्चे को या उसकी पूरी आप 100% बात मानो चाहे वो गलत भी है, नहीं. आई एम जस्ट सेइंग एज ए पेरेंट कोलैबोरेट, सिट टुगेदर, वट एवर यू डू डिस्कस इट थॉरली विद द चाइल्ड. Then if at any time you find tied that you are not aware of things, many things and many information is available everywhere through books, through libraries, and आजकल तो internet पे just on the click of a mouse you can get many information. So don't be afraid to find more resources for help as well as research, and don't be shy to discuss the problems openly with the parents, with the schools and the teachers. एंड एक्सपेक्टेशंस जो आप अपने बच्चों से रखते हैं उसको बहुत रीजनेबल रखिए, बहुत टू हाई मत रखिए कि हर एक बच्चा एक्सेल करेगा. अगर आपने फिजिक्स में एक्सेल किया है तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी फिजिक्स में एक्सेल करे. द चाइल्ड मे लाइक टू बिकम अ पेंटर और मे बी एन एक्टर और अ कोरियोग्राफर. गिव द एम्पल स्पेस टू द चाइल्ड एंड गाइड चाइल्ड फॉर इंडिपेंडेंस. अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो पेरेंट्स, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स टेंस होते हैं. भाई एग्ज़ाम आपका है कि बच्चों का है. जो टेंशन एज ए पेरेंट आप ले रहे हैं, अगर वही टेंशन या उसका आधा भी बच्चे ले लें तो आपका काम तो हो गया ना. और ये कब होगा, जब आप बच्चे को इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ मैनेज करना सिखाएंगे तब. सो लेट द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट. बच्चा अगर सुबह नहीं उठ रहा है स्कूल जाने के लिए तो आप उसे उठा रहे हैं, आप एक दिन मत उठाइए, 2 दिन मत उठाइए, तीसरे दिन बच्चा अपने आप उठ करके जाएगा. सो लेट द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट इन दीज थिंग्स. बट एज ए पेरेंट डिफिकल्ट होता है हमारे लिए मैनेज करना. एंड insist on consistent discipline. When I say consistent discipline, I mean जो आपने टाइम शेड्यूल डिस्कस कर लिया इकट्ठे बैठ करके, फोकस ऑन दैट. उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मत कीजिए फिर. या जो आपने एक बार बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है कि अच्छा आप ये करोगे तो फिर हम ये करेंगे, देन फुलफिल योर पार्ट ऑफ डील ऑल्सो. एंड बच्चे में क्यूरियोसिटी जगाइए. बच्चे ने कहा अच्छा टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, कहाँ से आता है, तो ये नहीं कि आपने एनसाइक्लोपीडिया खोला और आप पढ़ाने बैठ गए, नहीं. आस्क द चाइल्ड टू फाइंड आंसर्स टुगेदर. लेट द चाइल्ड बी क्यूरियस. नॉट ऑल द क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड. अगर आप इमीडिएट इंस्टेंट आंसर्स दे देंगे तो आप बच्चे की क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं. डोंट डू दैट. एंड असिस्ट इन क्लासीफाइंग एंड कैटेगराइजिंग. एंड द ईजिएस्ट वे टू डू दिस इज, बच्चे को बोलो अपने जितने भी टॉयज़ हैं उनको क्लासीफाई करो, उनको कैटेगराइज करके आप ऑर्गेनाइज करो, रखो. उससे 2-3 चीज़ें होंगी. बच्चे को क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा और बच्चे का रूम भी क्लीन हो जाएगा. एंड द चाइल्ड मे बी एबल टू हेल्प यू आउट इन विद योर शॉपिंग और समथिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को अच्छा लैंग्वेज का मॉडल देना और सिमुलेशंस देना. आप खुद तो अच्छी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करो एज ए पेरेंट और बच्चे से एक्सपेक्ट करो कि आप मॉडल लैंग्वेज यूज़ करो. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एज अ पेरेंट अगर आप आपस में भी बात कर रहे हैं, सो टॉक
to each other with the respect and affection and care that you expect your child to speak with you. वो बहुत ज़रूरी है. एंड फैसिलिटेट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. जहाँ आप नए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ आपको लगता है बच्चे को भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए वर्ड्स को. समान शब्द यूज़, समान अर्थ वाले शब्द यूज़ कर लीजिए, आप सिनोनिम्स ले लीजिए और सिंपल शब्द ले लीजिए और बच्चे को हेल्प कीजिए कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है. एंड फोकस ऑन लॉन्गर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. जहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है उसको ब्रेक डाउन कीजिए. और इग्नोर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वीकनेस. और जहाँ आपको लगता है कि आप कोई वर्ड अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, मत यूज़ कीजिए उसे बच्चे के सामने. और अगर आपको लगता है कि नहीं करना ही है, देन शेयर योर वीकनेस विद द चाइल्ड. द चाइल्ड विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, मोर फेथ इन यू. वो बच्चा आपको लुक डाउन नहीं करेगा, उसको लगेगा नहीं, दैट्स ओके, माई पेरेंट्स आर बीइंग ऑनेस्ट विद मी. And also the child will be Yes, confident enough to tell बिल्कुल. other people. एंड एंगेज चाइल्ड इन लिटरेरी एक्टिविटीज़. ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे और आप सारा दिन टीवी खोल करके बैठे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा. इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू रीड न्यूज़पेपर, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इन योर सेल्फ फर्स्ट. आपको खुद वो करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू सेट द रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड. देन एनकरेज अर्ली मैथमेटिक्स एंड नंबर एक्टिविटीज़. जितना चूज द अर्ली टॉयज वेरी वाइजली. तोड़ फोड़ वाले टॉयज देने के बजाय बिल्डिंग ब्लॉक्स दीजिए, क्रिएटिव टॉयज दीजिए. और गन भी देना है तो ऐसी बुलेट्स दीजिए ना जिनसे नंबर्स निकले. हेल्प चाइल्ड इन लर्निंग टू प्ले. खाली प्ले मटेरियल दे देना काफ़ी नहीं है. आपने बहुत सारे टॉयज ला करके दे दिए, पर उनके साथ खेलिए भी तो सही. हमारे बच्चों की समस्या आजकल जो मुझे लगता है वो अबंडेंस है. बहुत सारे टॉयज़ हैं उनके पास, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम किससे खेलें. शायद हमारा टाइम वो ये नहीं था कि हमारे पास 1 या 2 टॉय होते थे एंड वी यूज्ड टू बी एंगेज्ड विद देम. आजकल बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो अबंडेंस की एक प्रॉब्लम है. और जो पेरेंट्स को लगता है कि बस टॉयज़ ला करके दे दिए तो हमारा काम ख़त्म हो गया. एज ए पेरेंट वी नीड टू सिट विद देम, वी नीड टू प्ले विद देम. एंड अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैनेज करना है, एज वी वर टॉकिंग व्हेन वी वर डिस्कस्ड अबाउट डिस्कैल्कुलिया, म्यूज़िक इज़ नथिंग बट नंबर्स. सो बैठ करके बच्चे के साथ म्यूज़िक डिस्कस कीजिए, लिसन करिए, म्यूज़िक को सुनिए, और अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए. और बच्चे में सेंस ऑफ रिदम डेवलप कीजिए. सेंस ऑफ रिदम डेवलप करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदिए, कुछ कीजिए. सिंपल टैप ऑन द टेबल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिदम. योर utensils in the kitchen, spoons, cups, saucers, they can also act like a musical instrument to develop sense of rhythm. And बहुत सिंपल टाइम कॉन्सेप्ट्स बच्चे को समझाइए. ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर ट्रेडिशनल क्लॉक से टाइम नहीं समझ पा रहा है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वैसे ही समझाओ. डिजिटल क्लॉक से समझा दीजिए. इम्पॉर्टेंट वेज नहीं है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और मोडालिटीज़ है, आप किस तरीके से समझा रहे हैं अपनी बात. और मेडिकेशंस ज़रूरी नहीं है कि आप खाली वही ट्राई करें. कोशिश कीजिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, म्यूज़िक थेरेपीज़ कीजिए. ट्राई पेट एज अ कंपेनियन. एंड और भी कुछ नहीं तो मेडिटेशन ट्राई कीजिए. हमारी इंडियन फिलॉसफी में तो मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है. सो दैट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव थेरेपी. एंड नेवर लूज पेशेंट विद योर चाइल्ड. द प्रोग्रेस माइट बी स्लो, वेरी स्लो, एंड यू माइट बी इन अ हरी, बट द चाइल्ड इज़ नॉट. Slow and steady progress will definitely lead you to the path. Now I would like to share a poem written by a learning disabled child who was of age 14, residing in Tucson, Arizona, USA. The title is We Are People Too. It's a very touching poem. Just because we do things differently, just because we act different, just because we talk different, just because we learn different, just because we are different, does not mean you can make fun of us. We may seem clueless to you, but you can't see what we know or what we think. We have feelings too. And underneath our differences, you will find someone who is kind, caring, and fun. And maybe you will see someday that we are human too. This was a very poem written by that particular child. Now, just a puzzle or riddle for our viewers. Let's find out what was common in all the following personalities.
Please show the slide, last slide. What is common in all these personalities? Alexander Graham Bell, Napoleon Bonaparte, Agatha Christie, Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci. क्या लगता है आपको क्या कॉमन है इन सब में? बहुत फेमस नेम्स है, मास्टर्स इन देयर ओन फील्ड्स, but our everybody in our viewers might be surprised to know that they all were learning disabled. They have faced the challenges of learning and academic difficulties in their lives. in their lives. The way we were talking about, we have, all of us or most of us have read about all these people, or might read about one or some of these people, and there was interesting things to know about these people. And if we go back, and when we were talking about all the kinds of learning disability, all the types of learning disabilities and the relation between them. So when we were discussing about the problems related to dyscalculia and how the person, what all problems the child or the person faces with dyscalculia, and I could see, how these problems were related to dyslexia as well. Definitely. So how we can, explain or generate or understand the, relation or base of this relation between all the problems, Major type of learning yes, disabilities. all the major types of learning disabilities, and also when we try to understand a particular type of when we try to labelize or say that this child might have dyscalculia or dyslexia, so what all factors can be influenced, what all areas of the child learning can be influenced by being a learning disabled. See, the foremost thing that we need to understand is, when we are saying a child is learning disabled, it's not only one particular area that you can separate in a watertight compartment ki the child is dyslexic, so only the verbal aspect will be affected, though major problem will be in the verbal area, whether understanding, information processing, verbal expression or reading, but somehow the effect would be on the written expression also, or on the calculations also. These abilities will also be affected, but not in the not majorly, not dominantly, but a little effect might be there, because as we know that humans are a dynamic, evolving, ever growing, ever evolving individual, and learning is a dynamic process. So आप उसको सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में आप नहीं कर सकते हैं. तो एक में एरिया में प्रॉब्लम है तो दूसरे में इफेक्ट उसका आता ही है, पर उतना स्वीयर नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड is having problems in mathematics, so the child's self concept might be low regarding to mathematics. तो mathematics में उसको extra efforts करने हैं. अब वो extra efforts, टाइम तो हमारे पास limited है. mathematics में क्योंकि extra efforts जा रहे हैं, so maybe other subject areas may get affected a little bit, जहाँ पे वो और excel कर सकता है. तो इस तरह के indirect effects भी आते हैं कई बार बच्चे के साथ. अच्छा, हमने मेजर तो डिस्कस कर लिया, हमने पेरेंट्स के भी इंटरवेंशंस डिस्कस कर लिए. 2 चीज़ें रह गई हैं जहाँ पे मैं एक अटेंशन लाना चाहूँगी. एक हमने बात की थी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों की, और एक हमने बात की थी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चों की. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बच्चे शायद हमारी हर क्लासरूम्स में होते ही हैं. एक बच्चा ऐसा है हमारा जो क्लास में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम ही हमें नज़र नहीं आती है. जहाँ टीचर बाकी बच्चों से येस एक्सप्रेस कर रहा है, तो एज ए टीचर आप और मैं हम जानते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा और हम क्लू भी दे देते हैं, अच्छा इसका आंसर येस ही होगा, तो पूरी क्लास कोरस में येस बोलती है. ये बच्चा भी फिजिकली प्रेजेंट है तो बाकी बच्चों के साथ इसने भी येस बोल दिया, तो हमें कोई समस्या दिखती नहीं है. पर ये बच्चा एक्चुअली मेंटली मे नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास बिकॉज उसका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है. तो उसका जो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत कम है. और इसके कॉन्ट्रारी एक दूसरा बच्चा है जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाला बच्चा. यहाँ पर भी बच्चे का अटेंशन स्पैन तो छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चा हाइपर एक्टिव भी है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है. मतलब और कुछ नहीं तो 7 फेरे का पेन छीन लिया, उसको ऐसे कर दिया, कुछ ना कुछ इस बच्चे को करना है, कुछ नहीं तो सीट से खड़ा हो गया. यहाँ पे टीचर को लगता है कि ये जान के कर रहा है. वो टीचर को समझना है कि ये इस बच्चे की नीड है, तो वाई नॉट टू गिव आफ्टर एवरी 3 मिनट्स और 4 मिनट्स इस बच्चे को एक स्पेस दे दो कि अच्छा अब आप खड़े हो जाओ, और कुछ नहीं तो मेरी सीट तक आकर के वापस चले जाओ. इस तरह की कुछ एक्टिविटी, सो दैट उसकी नीड भी फुलफिल हो जाए, आपका क्लासरूम पेस भी नहीं टूटे. तो इस तरह की भी कुछ समस्याएं कई बार बच्चों में होती हैं.
जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरनली एनर्जी लेवल ही हाई है, दैट इज़ नॉट कंट्रोलेबल फॉर द चाइल्ड। जहाँ पे आजकल बहुत देखा गया है कि बच्चे बाइटिंग या हिटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि हम बार बार उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे, आप ये काम कीजिए और ये कीजिए, तो वो कहीं और दिखाई देने लग जाता है, जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है उस बच्चे के ऊपर भी और उसके पेयर ग्रुप के ऊपर भी। और जैसे आप सजेस्ट कर रहे थे कि बच्चे का पास आना, तो कुछ सजेशन ऐसे भी दिए जाते हैं कि बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर दे दी जाए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हाँ, ये नोटबुक्स आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर आर्ट मटेरियल है वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको मूवमेंट का मौका भी मिल जाता है और ऐसा भी नहीं होता कि ठीक है कि यू नो आउट ऑफ द बॉक्स हमने कुछ दिया है, या फिर बाकी बच्चों को भी लगे कि उसको तो क्लास से बाहर जाने का मौका मिलता है बट हमें नहीं मिलता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी हम कर्व कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज यूज कर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है कि यू नो एक शाई क्यूट साइलेंट सा बच्चा, उसको हम हग करते हैं, है ना, और जो नॉटी चाइल्ड है, जो बार बार उठ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, हम उसको हग नहीं करते ज़्यादा। क्यों? That child needs our affection, our hugging more than the silent and the quiet child. Just जाकर के उस बच्चे को एक प्यारा सा हग दे दीजिए एज ए टीचर, आप भी खुश हो, बच्चा भी खुश। The child will at least sit there for 5 minutes. And moreover, हाइपर एक्टिविटी में पेरेंट्स और डॉक्टर्स भी कई बार मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं जो यूजफुल भी रहती है, पर उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं जी। तो ट्राई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। साइलेंस टाइम ट्राई कीजिए ना बच्चों के साथ में। Just in the beginning of the classroom, ask the children to sit quietly for a few minutes. Ask them to close their eyes. That's it. For 2 minutes. And you will see amazing results. Not only in the hyperactive child, but also in other children. Their minds would be quieter, clutter-free. And they'll be more attentive towards you as a teacher. इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हम कर सकते हैं। या योगा करिए, आप ट्राई कीजिए, योगासन ट्राई कीजिए बच्चों के साथ में। और अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है आपकी क्लास में, तो मोल्ड कीजिए अपनी थोड़ी सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। जैसे कि आपको आंसर्स लेने हैं, येस नो के आंसर्स लेने हैं, तो कहिए बच्चों को कि जो भी येस बोल रहे हैं बजाय बोलने के खड़े हो जाओ, और जिनको नहीं बोलना है वो बैठे रहो। इस तरह की एक्टिविटीज़ ट्राई कीजिए, शोर भी कम होगा आपकी क्लास में, और हाइपर एक्टिव जो बच्चे की नीड है वो भी मीट हो जाएगी। एंड मोरओवर आजकल तो ज़माना हमारा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का भी है, जिसमें आप किसी भी बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं, और इंक्लूजन का भी है, जिसमें आप चैलेंज्ड, डिसेबल, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को एक साथ सबके साथ बैठ करके सिखा रहे हैं। हर बच्चे की नीड अलग है। एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें डिफरेंट डाइवर्स एबिलिटीज़, डाइवर्स नीड्स के, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। तो एज ए टीचर ये चैलेंज है आपके लिए। नाउ दिस चैलेंज इज़ बिफोर यू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज ए टीचर. If you want to accept it and do something really about it, there is a lot of professional growth opportunity for you available there. Because when you exceed your limits, when you start thinking out of box to meet the diverse needs of children present in your own classroom, you grow as a teacher, you grow as a professional. So आप भी अपने आप को stretch करते हैं as a teacher. आप भी ट्रेडिशनल मेथड्स को नहीं अपनाएंगे, फिर आप भी थोड़ा सा कुछ इनोवेट करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे. दैट वुड बी एंगेजिंग एज वेल एज सेटिस्फाइंग फॉर यू एज ए टीचर. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जी. जैसे मैम आप बीच में बात कर रहे थे कि मेडिकेशन का जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट होता है. जब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, या फिर जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, उसमें भी एक टर्म आया था कि जो बच्चा क्लमजी होता है स्टार्टिंग के अर्ली ईयर्स में, या फिर थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए भी जो क्लमजी बच्चा होता है, तो मेडिकेशन क्या हेल्प करता भी है या नहीं है? देखो, क्वेश्चनेबल है. दिस इज़ अ डिबेटेबल इशू. मेडिकेशन, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ सिचुएशन एंड देयर इज़ नो मैजिक पिल अवेलेबल. The medication may suppress the symptoms for a little time or so, but ultimately as a person, the child has to learn how to manage the situation for a lifelong, and which is manageable. It's not difficult at all, but acceptance needs to come first. So the situation is manageable, as well as effect of medication is there. They might suppress the symptoms for a little bit, but बहुत ज़्यादा यूज़ मैं नहीं एडवाइस करूँगी.
So we got to know various things about learning disability, how it emerges and how you can identify a learning disabled child in various areas. For example, we got to know about how do we identify a dyslexic child, dyscalculic child or dysgraphic child, and also we got to know about ADHD and ADD child as well, the child with ADHD and ADD. And then we also talked about a little bit about SLD and NLD as well, which is specific learning disability and non-verbal disability. We got to know various management aspects of dyslexia, dyscalculia and dysgraphia, where majorly we talked about how you can use simple strategies like using windows and using specific stencils, or using reading corners or specific level books for children, how who can encourage them to read, and also their proficiency in reading can also enhanced by using specific level, if the specific level is used according to the child. We'll come again with a new topic and a new expert. Thank you.